गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। हफ्ते का आगाज है, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, अच्छे से मूड के साथ आप लोगों ने शुरुआत करनी है। बच्चों के पेपर्स इस वक्त चल रहे हैं और बच्चे बड़े परेशान हैं कि पेपर्स 9-10 के कैसे होंगे। तो उन तमाम बच्चों को गुड लक। आखिरी 2-4 पेपर्स रह गए हैं, लेकिन हर घर में, हर खानदान में इस वक्त ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके पेपर्स का सिलसिला जारी है। ये 2-4 पेपर्स जो रह जाते हैं इनमें बड़ा सस्पेंस होता है, मतलब 6-6 दिन की छुट्टी होती है ना बीच हाँ, में। ये एग्जैक्टली मैं भी यही कहने लगा था कि बोर्ड के पेपर्स के दौरान जो 6-6 दिन की छुट्टी होती है वही सबसे ज्यादा टाइम किल करना मुश्किल होता है, टेंशन वाला काम होता है वो। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि एक पेपर में 6 छुट्टियां हैं तो दूसरे पेपर में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, और वही पेपर मुश्किल लग रहा होता है जिसमें छुट्टी नहीं होती। केमिस्ट्री जैसे पेपर में बच्चों को इस दफा नहीं छुट्टी दी गई 9th क्लास की। तमाम बच्चे जो है वो अच्छे से दिल लगा के पेपर्स दें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने छुट्टियां एंजॉय करनी है और छुट्टियां एंजॉय करने का एक अपना ही फन होता है, एक अपना ही मजा होता है। पाकिस्तान में आप लोग जाएं, घूमें फिरें, जिन्होंने बाहर जाना है वो बाहर जाके घूमें फिरें, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ भरपूर एंजॉय करें। और तमाम ही वो लोग जो इस वक्त ऑफिस के लिए निकल चुके हैं या ऑफिस पहुंच चुके हैं, हमारा शो देख रहे हैं, या घर पर मम्मीज अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, अभी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बच्चों को संभाल भी रही होंगी अभी। बिल्कुल ऐसे उन तमाम लोगों को जो है सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करता हूं, मेरा ख्याल है वैसे हमारा शो ज्यादा एंजॉय करते होंगे क्योंकि उनके मतलब का काफी कंटेंट होता है। इससे पहले हम अपनी पहली खबर शेयर करें नजम, मैं एक और छोटा सा डिस्क्लेमर शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि कोविड के स्टैट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं वो कोई बहुत तसल्ली बख्श नहीं है। अभी 2000 प्लस केसेस दोबारा रिपोर्ट हुए हैं पूरे मुल्क में इस वक्त। तो आपने कोशिश करना है कि जो SOPs पहले अपनाए गए थे वो सारे अभी जो है वो आपने दोबारा से उनको अप्लाई करना है। दोबारा कोशिश करनी है कि फासला रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें बात यह है कि अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। डेफिनेटली अपनी मदद आपके तहत आपने ख्याल रखना है। और सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजपोशी की तकरीब के लिए लंदन में मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त तकरीब रही, बड़ा वो खूबसूरत मनाजिर थे जो आपने पाकिस्तान टेलीविजन पे भी देखे और प्राइवेट चैनल्स पे भी दिखाए गए और दुनिया भर के मीडिया में इसको कवरेज दी गई। 100+ कंट्रीज के वहाँ पे सरबराहान मौजूद थे। बहुत ही पुरवकार शानदार तकरीब थी। फिर उसकी जो तारीखी हैसियत थी उसके बारे में बताया गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे। बड़ी अहम उनकी मुलाकातें भी हुई और उनमें एक अहम मुलाकात थी फर्स्ट मिनिस्टर जो स्कॉटलैंड के हैं मिस्टर हमजा यूसुफ, उनसे लंदन में मुलाकात हुई है उनकी और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बनाने पे इत्तेफाक हुआ है। और इसके अलावा तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, आबी वसाइल, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देना, इस सब पे बात हुई। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी ताउन मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। और स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरीना तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की सरजमीन का बेटा हूँ, ताल्लुकात का फ़रोग मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत भी दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द मैं पाकिस्तान का दौरा भी करूँगा। अब इस सारे में जो एक जुमला बहुत कैची था नजम, पाकिस्तान की सरजमीन का बेटा। हाँ, ये इमोशनल अटैचमेंट होती है और अपनी मिट्टी के साथ ये एक रिश्ता होता है जो हमेशा कायम रहता है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसीज में भी तरक्की करता जा रहा है। इसीलिए आप लोगों के साथ एक और खबर में शेयर करता हूं। कनाडा ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा का जो प्रोसेस है वो कम करके सिर्फ और सिर्फ 60 दिन कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि ये 60 दिन के अंदर यकीन दहानी करवाई जाएगी कि इसको भी 1 माह के अंदर अंदर लोगों को वीजा मिल जाए। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट वीजा प्रोसेसिंग का दौरानिया कम कर दिया गया और इसी हवाले से कैनेडियन वफाकी वजीर इमिग्रेशन शॉन फ्रेजर ने कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा प्रोसेसिंग टाइम 802 दिनों से कम करके सिर्फ और सिर्फ 60 दिन कर दिया गया। कैन यू इमेजिन 802 दिनों से कम करके बहुत अच्छी ये इंप्रूवमेंट है। और नजम, क्योंकि न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो हमने मैच में भी उनको हराया है। वैसे मुझे लगता है वो हमारी सलाहियतों के मोतरफ हो गए। अच्छा हाँ, हम कनाडा का जिक्र कर रहे थे, आई फॉरगॉट, लेकिन न्यूजीलैंड को हमने मैच में हराया। तो मैंने कहा क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज शेयर हो रही है तो उसमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में जब से खुले तो हमारी अचीवमेंट का सिलसिला भी जारी है। और पाकिस्तान ने 5वें वनडे मैच में 47 रन से हराया है और 4-1 से सीरीज अपने नाम की है। यस, पाकिस्तान ने अपने नाम सीरीज कर ली है, लेकिन आखिरी मैच अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए हैं। चलें, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग टॉप ऑर्डर पे आ गए थे और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख के। अब इंटरनेशनल एक और हम खबर हमारे पास है बड़े मजे की, और वो खबर ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस तरह हम जिक्र करते रहते हैं कि कुछ भी आप कर लें, मुनफरिद होना चाहिए और अनोखा काम हो तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका की एक खातून है जिनका ताल्लुक है पैरों से, उन्होंने 180 डिग्री पे अपने पैरों को मोड़कर, ठीक है, रिकॉर्ड बन गया। यस, ये रिकॉर्ड बन गया। ये फुटेज हमारे पास है, ये देखिए। वाह, वैसे ये अपनी नौइयत की डिफरेंट चीज है। हम इतना ज्यादा नहीं मोड़ सकते पैरों को जितना खातून ने मोड़ा है।
47.4 डिग्री तक अपने पाँव घुमाने की ये सलाहियत रखती हैं, जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर सामने। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आए, ये करके दिखाइए। सीरियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड है यार, ऐसे कौन कर सकता है। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब जरा वापस पाकिस्तान में आए, मैं आपको चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ, जहाँ पे बड़े क्यूट से प्यारे प्यारे शेर के बच्चों की पैदाइश हुई है। बड़े वो खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसे जैसे बिल्ली के बच्चे थे ना, हाँ बिल्ली से थोड़े से बड़े हैं लेकिन बड़े क्यूट है। हमको आपको दिखाते भी हैं वो कि किस तरह बच्चे उनको देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। बच्चों के लिए एक्साइटमेंट होती है कि जू में नए मेहमान आए हैं, नई चीजें देखने को मिल रही हैं बच्चों को। बड़ा वाला शेर तो बच्चों ने देखा हुआ था, अब शेर के जो बेबीज हैं वो थोड़े देखने में भी प्यारे से देखे, इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी तो ये बिल्ली के बच्चे जैसे, लेकिन जाहिर है जब बड़े होंगे तो वो, बिल्ली शेर की खाला है ना, तो एक ही फैमिली होती है। तो ये जो क्यूट से शेर के बच्चे हैं ये बड़े होंगे तो फिर बड़ा अच्छा लगेगा। और डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि चिड़ियाघर में शेरों की जो तादाद थी वो 40 हो गई है, बहुत सारे शेर हो गए हैं अब। और 30 एकड़ इलाका जो है वो शेरों को दिया गया है ताकि वो आज़ादी से घूम फिर सके। ज़ाहिर है उनको भी अपनी फ्रीडम चाहिए घूमने फिरने की, खेल कूद की। तो 2 शेरनियों के हाँ ये 6 खूबसूरत बच्चे हैं जिनकी पैदाइश हुई है, यानी 3-3 दोनों के होंगे। मुझे पता है क्यों हंसी आ गई आपकी ये एक खबर सुन के ना। आपने चिड़ियाघर से रिलेटेड एक खबर शेयर की, हाँ। मेरे पास भी कुछ चिड़ियों और कुछ परिंदों से रिलेटेड एक खबर है और खबर बहुत मजे की है। कराची में जी जिस तरीके से ऑनलाइन साइट्स होती हैं जहां पर आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना सूझी बैठे बैठे, और उसने काम क्या किया कि उसने बोला कि परिंदा खरीदूंगा, उसको बेचूंगा तो महंगा बिकेगा। घर में मुर्गियां पड़ी हैं, मुर्गियों को भी तो हम परिंदों वाला रन कर सकते हैं ना। तो इसलिए पैरट्स बहुत मशहूर है। पैरट से हम सबका बड़ा प्यार भी है, और बोलने वाला तोता हो तो क्या ही बात है। मेरी खुद फैमिली ने रखा हुआ था और आजकल भी बहस चल रही है कि हम लेंगे, लेकिन पेंट कर दिया बोलने वाला मुर्गा जो है ना उन्होंने बना दिया। अब ये वायरल बहुत चल रही है। कराची में ये शहरी हैं जिन्होंने मुर्गी को सब्ज रंग करके बतौर तोते के तौर पर पेश किया है और इसकी कीमत लगाई है 6500 रुपए। और ऑनलाइन फ्रॉड की अनोखी किस्म सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसके बाद लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर किसी ने खरीद लिया हो, मैं बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है कि वो मुर्गी है, पता नहीं उसने किस कॉन्फिडेंस में लगाई है। वैसे ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुर्गी को आपने सारे नंबर उसके कॉन्फिडेंस और अज्यूम कर लिया कि ये तो होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चले, अब मैं आपको कुछ खूबसूरत मकामात की सैर कराती कोशिश करते हैं। आज क्विकली हम सारी चीज़ें शेयर कर दें ताकि फिर हम आज के दिन के हवाले से भी बात कर सकें। तो बल्तिस्तान की अगर सैर ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। बल्तिस्तान इतना खूबसूरत इलाका, इतनी प्यारी जगह है और इस खत्ते की एक अपनी स्पेशलिटी है, तारीखी हैसियत है। खानकाह मोहल्ला शिगर इन्हीं तारीखी मकामात में से एक है और इसकी हमें सैर करवाएंगे गुलजार शिगरी। बल्तिस्तान जहाँ कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता है, वहीं पर तारीख़ी मकामात के हवाले से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। खानकाह में ख़ास लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। कश्मीर से लाए गए कारीगरों ने लकड़ियों पर इस तरह से नक़ूश बनाए कि 400 साल गुजरने के बाद भी ये खानकाह अपनी असल हालत में मौजूद है। खानकाह मोहल्ला शिगर गिलगित बल्तिस्तान के कदीम तरीन इमारतों में से हैं। इसकी बुनियाद शाह नासिर रहमतुल्लाह अलैह ने 1602 ईस्वी 1023 हिजरी में रखी। 400 साल पुरानी खानकाह मोहल्ला शिगर को देखने न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी सयाह यहाँ का रुख करते हैं। We have never seen the same thing. It's very new for us, especially the work of wood. खानकाह मोहल्ला में आज भी तमाम मसालिक के लोग एक साथ इबादत करते हैं। क्या बात है। गुलजार शिगरी हमें साथ साथ ये भी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि वो खूबसूरत जगह तो है नॉर्दर्न पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर तारीखी हैसियत भी मौजूद है। तो आप लोग जब जाएं इन चीज़ों को आपने ज़रूर विजिट करना है। ये तमाम चीज़ें इसलिए बताने के लिए होती हैं ताकि आपको वहाँ पर जाके कुछ ढूंढना ना पड़े और आप इजीली इंजॉय कर सकें। आगे बढ़ते हैं और आपको जापानी एक आर्टिस्ट से मैं मिलवाता हूँ जिन्होंने जिप शक्ल की इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तैयार की है। अब जिप शक्ल की इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तैयार करने का उनका मकसद क्या था? उन्होंने ये नायाब डिज़ाइन सयाहों में उस वक्त मशहूर होगा जब मुकम्मल तौर पर ये कश्ती फंक्शनल होगी, लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जिप शक्ल की ये लग रही है और बड़ी
हैरान कुन ये बात है कि इनको ये डिज़ाइन सूझा क्यों, लेकिन जिप फास्टर शिप इसका नाम दिया गया है और जिपर शिप को जापान में स्टिफची इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में पहली बार नुमाइश के लिए पेश किया जा चुका है। वेरी नाइस, क्या बात है। मुझे याद आ रहा था गुड़िया जापानी, गाना भी था ना, मुझे गाना नहीं आता लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जापान से ही मेरे पास एक और खबर है। आपको पता है कितनी महंगी आइसक्रीम जापान वाले खाते हैं, बनाते हैं? मैं तो ये सुन के हिल गया, है ना, बहुत महंगी आइसक्रीम की खबर है मेरे पास, बिल्कुल। और इसकी कीमत जो है ना 6,700 अमेरिकी डॉलर है। इसको हम यूं कहेंगे कि 19 लाख पाकिस्तानी रुपए। हाँ, 19 लाख रुपए की आइसक्रीम, आप सोचें। अच्छा, मैंने वैसे ये जब आइसक्रीम की खबर देखी तो मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की इसमें क्या है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस दुकान का नाम जो है वो ब्याकोया सिलाटो है और इसकी प्रोटीन से भरपूर आइसक्रीम जो है वो कहते हैं कि इसमें दुनिया भर के बेहतरीन अज्जा मौजूद है। अब मैंने इससे पहले एक पान बनता हुआ देखा था, उस पान के अंदर बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें, वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है पान कि आप कहेंगे कि खाऊं ना, बस मैं इसको सजा के रख लूं। तो आई एम श्योर कि ये जो आइसक्रीम है इसमें दुनिया की बेहतरीन चीज़ें भी डली होंगी, तो क्या होगा। इसको फ्रेम करवा के आप अपने ड्राइंग रूम में रखें और हर आने वाले गेस्ट को बताएं 19 लाख रुपए मेल्ट हो जाएगी ना। सही बात है, 19 लाख रुपए की आइसक्रीम है। 19 लाख रुपए फ्रेम हुए पड़े हैं, 19 लाख रुपए सोचे आपके फ्रिज में पड़े हो। बात है, सिर्फ आपने दूर से दिखानी है, ठीक है। वो फ्रिज चोरी करके कोई ले जाए लेकिन बस मेरी आइसक्रीम छोड़ जाए। आइसक्रीम देखिए, फ्रिज इतना महंगा नहीं होगा जितनी महंगी वो आइसक्रीम होगी, इतने लाखों का तो फ्रिज भी नहीं आता होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे और आपके यूज़ करने की डेली चीज़ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने कुछ नए फीचर्स का इजाफा किया है जो कि बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। बड़े अरसे से मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं है। कुछ लोग जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन शिफ्ट करते हैं एप्पल पे, सो उनको बहुत एक प्रॉब्लम होती है कि उनका डाटा लॉस होने का आज दिन तक कोई ऑप्शन ही नहीं था व्हाट्सएप के पास। सो अब व्हाट्सएप से आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन से अपना डाटा शिफ्ट कर सकेंगे उसके अंदर, एप्पल फ़ोन के अंदर। और कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप पर ये नए फीचर्स इसलिए शामिल किए जा रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सार्फिन को चैट करने के दौरान सहूलत मैसर होगी। पोल्स फीचर को अपडेट कर दिया गया है। तस्वीर, वीडियोस और फॉरवर्ड करने से कबल कैप्शन लिखने का इजाफी भी आपको दे दिया गया है। वरना पहले ये होता था कि आप कुछ भी जब फॉरवर्ड करते थे ना किसी भी जगह पे, अगर आप किसी की वीडियो को फॉरवर्ड करते थे वो डायरेक्ट स्टेटस के ऊपर उसी तरीके से जाती थी, आपको ऑप्शन नहीं मिलता था नीचे कैप्शन लिखने का। अब वो भी आपके पास ऑप्शन आ गया। गूगल ने भी ब्लू टिक मुतारिफ करा दिया है। गूगल की तरफ से भी मैंने कहा छोटी सी अपडेट शेयर कर दूं कि गूगल ने भी कहा है कि अब क्योंकि फेक अकाउंट्स बहुत होते जा रहे थे गूगल पे, तो ताकि वेरीफाइड अकाउंट्स हो आपको पता हो कि ये जो आईडी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, मुफ्त वाला, क्योंकि ट्विटर पे तो वो पैसे मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हम फ्री में करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ फाखरा अनवर से। वो कौन है? MBBS का एग्जाम उन्होंने दिया है। वो एक गरीब मेहनत कश की बेटी हैं, अखबार फरोश की बेटी हैं और इतनी ज़बरदस्त बच्ची ने पढ़ाई की है, इतने ज़बरदस्त तरीके से उसने नाम रोशन किया है। 7 गोल्ड मेडल लिए, 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। सोचें कि बाप गरीब था, पता नहीं पढ़ाने के वसाइल थे नहीं थे, कैसे पैसे जमा किए, लेकिन बेटी ने भी बाप की मेहनत का हक अदा किया। जितनी मुश्किल से वो फीस उन्होंने जमा की थी ना, मैं कहती हूँ कि बाप की सारी थकन उतर गई, सारी परेशानी ख़त्म हो गई उनकी, जो उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से मतलब सोचें कि आप एक इन्वेस्टमेंट होती है ना, आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके फ्रूटफुल रिटर्न्स का इंतजार करते हैं, तो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल रिटर्न क्या होगा? 7 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल, सोचेंगे हमने भी नहीं लिए होंगे मेडिकल में, MBBS में। सोचे और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को पूरी फैसिलिटीज मिलती है ना, वो शायद कभी ना ले सकते हो ऐसे 7 गोल्ड मेडल या 8 गोल्ड। हाँ, मे बी एग्जैक्टली। MBBS में तो दाखला भी बड़ी मुश्किल से मिलता है नजम, लेकिन इस तरह लेना बहुत जो है ना वो कमाल की बात है। वेल, जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे हैं तमाम ही चीज़ों का, आपने लाहौर के सफारी चिड़ियाघर की भी सैर करवा दी हमने, जापान और आगे पीछे पूरी दुनिया में तकरीबन घूम आए हैं। लेकिन अब एक जगह जो हमारा फेवरेट टॉपिक है और वो है खला की सैर। तो खला की सैर आपको फिर से करवाते हैं आज, और एक तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक कि निज़ाम शमसी के जो 7वां सैयारा है जिसको यूरेनस कहा जाता है, उसके जो 4 चांद गिने जाते हैं हम लोग, उनमें एरिनियल, एम्ब्रियल, टाइनिया और बैरून और एम्ब्राडा, ये कुछ नाम है। और ये कहा जा रहा है कि इन चारों के दरमियान में, इनके सांचे में जो अंदरून इसका हिस्सा मौजूद है, वहां पर पानी दरियाफ्त किया गया। यानी चांद पे जाएंगे तो पानी भी पिएंगे? चांद पे नहीं, ये यूरेनस की तरफ हमने मुड़ना है। चांद सीधा थोड़ा सा थोड़ा सा लेफ्ट ले थोड़ा सा लेफ्ट हम लेंगे ना, ठीक है। ये जब आप खला में निकलेंगे तो तीसरे चौक से आपने लेफ्ट हो जाना है, वेरी गुड। तो वहां से आप यूरेनस पहुंचेंगे। और ये अमेरिकी खला एजेंसी नासा की अभी तक की तहकीक है, इसको कोई इंडोर्स करेगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ये अभी तक तो नासा ही हमें गाइड कर रहा है कि क्या चल रहा है। आपको एक बड़ी मजे की खबर शेयर करने वाली हूं। वैसे तो मैंने अभी कल परसों एक खबर देखी थी कि फायरिंग का वाकया पेश आया था अमेरिका में, एक शॉपिंग मॉल के अंदर
कुछ 7-8 लोगों की डेथ हो गई थी उसमें, और फिर उस हमलावर को भी मार दिया गया। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो शुमाली अमेरिका का मुल्क जो है पेरू, वहाँ से है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजे की खबर है। सोचे चोर जाते हैं चोरी करने के, आपको तो सारा स्क्रिप्ट ही पता होता है ना, इसलिए पहले ही सस्पेंस खत्म हो जाता है। चोर जाते हैं चोरी करने के लिए और वो सोचते हैं कि बड़ा माल लेके आए हैं, लेकिन हुआ क्या कि चोरों ने गलती से जो डिस्प्ले हुए थे जूते वो उठाए, और वो सारे राइट पाँव के जूते थे, लेफ्ट वाले सारे स्टोर में पड़े थे। आज सोचे एक पाँव के जूते लेके चोर चले गए, डिफरेंट साइजेस के एक पाँव के जूते। सोचे चोरों का भी कुछ नहीं बना और दुकान वालों को नुकसान हो गया। मैं ये सोच रही थी कि चोर क्या करेंगे कि माजरत का एक नोट लेके वो जूतों की बोरी वापस रख के जाएंगे कि भाई तुम अपने जूते रख के बेच लो, एक जूता तो हमारे भी किसी काम का नहीं है। डील उनको करनी चाहिए। वैसे एक मशवरा है उनके लिए कि इतनी एक डील तो करनी चाहिए कि चलें आधे जूते आप वापस ले लें, आपका भी भला हो जाए, और आधे जूते आप अपनी तरफ से हमें भेज दें, हमारा भी भला हो जाए। इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। बड़ी अनोखी वैसे चीज़ थी। वेल, आज का दिन जो है वो खुसूसी तौर पर आलमी इदारे सेहत के ज़ेर एहतमाम मनाया जा रहा है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से 8 मई को। और इस दिन मनाने का मकसद ये है कि लोगों को हम लोग आगाही दें कि थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, और इसका मतलब ये है कि वालिदैन के जीन्स से के ज़रिए बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल होती है। इसके ऊपर हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, डॉक्टर साहब, उनसे हम लोग मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है आयशा रफीक की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। इसकी वजह से इंसानी खून में शामिल सुर्खुलियों की मिकदार में कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए मरीज को वक्फे से खून की तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ता है। हर साल 8 मई को दुनिया भर में थैलेसीमिया से मुतालिक आगाही और इस बारे में शऊर उजागर करने के लिए थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जाता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद कमोबेश 1 करोड़ से ज्यादा है और हर साल 5000 बच्चे इस मूजी मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जिसमें रोज अफजू इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक ये तादाद 1.5 करोड़ हो जाएगी, जबकि थैलेसीमिया माइनर के मरीज मुल्क की आबादी का 5 से 7% हैं। थैलेसीमिया का बदकिस्मती से कोई हतमी इलाज ताहल दरियाफ्त नहीं हुआ। मरीज को मतवातर इंतकाल खून के अमल से गुजरना होता है, जो कि इंतहाई तकलीफ दे अमल है। एक रिसर्च के मुताबिक हराम मगज की पैवंदकारी के जरिए भी इसका इलाज मुमकिन है, मगर ये इलाज न सिर्फ महंगा बल्कि नायाब भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खानदान में शादियां इस मर्ज के बढ़ने की अहम वजह हैं। इसके अलावा अगर 2 ऐसे अफराद आपस में शादी कर लें जिनमें थैलेसीमिया माइनर के खुलियात मौजूद हों, तो इनका पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। शादी से कबल लड़के और लड़की का खून का एक मामूली टेस्ट आने वाली नस्ल को इस मोहलिक मर्ज से बचा सकता है। थैलेसीमिया से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए, लेकिन उससे पहले टेस्ट बड़े ज़रूरी है। जैसे रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स हों तो उनकी जो औलाद होगी उसमें थैलेसीमिया मेजर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेजर में क्या होता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और माइनर में आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समटाइम्स कुछ जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं मेडिकेशन के साथ साथ। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स को और थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स को, क्या क्या दिक्कत पेश आती है, क्योंकि बार बार आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर नजब हमने ऐसे केसेस भी देखे कि छोटे इलाकों में जहाँ पे स्क्रीनिंग की कम फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे बगैर स्क्रीनिंग वाला ब्लड अगर लग जाए तो वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो जो बच्चा थैलेसीमिया से पहले ही मरने के करीब है या मौत के मुंह में है, अगर उसको बगैर स्क्रीनिंग वाला ब्लड लगाएंगे तो उसके लिए वो डबल डिजास्टर है। तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हसन अब्बास ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, 8 मई आज का दिन नहायत अहम है थैलेसीमिया के हवाले से और हम लोग की आगाही के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में तादाद दिन ब दिन कम हो रही है अवेयरनेस की वजह से या बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ों की, थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। वजह सर? वजह उसकी है कि इसकी रोकथाम नहीं की जा रही। ओके, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? हम शहरियों के एंड से जिम्मेदारी का मुजाहरा शायद नहीं किया जा रहा। शहरियों से ज़्यादा ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ये थैलेसीमिया जो है एक प्रिवेंटेबल ब्लड डिसऑर्डर है। बाकी सारी दुनिया में इसको प्रिवेंट किया जा रहा है और पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा, इसलिए ये मर्ज यहाँ पे स्टेट कैसे प्रिवेंट करे? लॉज बना दिए ना, इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, जिसने लॉ बनाया है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी देखिए, की अगर जिम्मेदारी है। फैमिली मैरिजेस में टेस्ट नहीं करवाए जा रहे बिफोर मैरिजेस, तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए? ये जो लॉज हैं पाकिस्तान में थैलेसीमिया प्रिवेंशन के, ये कुछ ज़्यादा सोच समझ के नहीं बनाए गए हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है। बुनियादी तौर पे ये जो लॉ है कि शादी से पहले दोनों पार्टनर्स का टेस्ट किया जाए और फिर शादी हो या ना हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है पाकिस्तान में। उसकी बहुत ही सिंपल वजूहत हैं। पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया की एपिडेमिक की जो डायनामिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये थैलेसीमिया की जीन पूरी आबादी में यकसा तौर पे नहीं फैली हुई है। ये जीन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अफेक्टेड फैमिलीज़ में है, बरादरियों में है, और अगर उन्हीं बरादरियों में शादी होती है तो फिर थैलेसीमिया की जीन जो है वो उन्हीं ख़ानदानों में सर ट्रैप हो देखिए, जाती आज है। के ज़माने में अगर लड़का लड़की ने सोच लिया है शादी करनी है, कहाँ टेस्ट कराएंगे, कौन? शादी तो उन्होंने करनी है। अब बताएं हल क्या है मसले का? मैं यही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो कानून है ये ज़्यादा सोच समझ के नहीं बनाया है। जिसने शादी करनी है उसने करनी है। वैसे भी स्टेट को, हुकूमत को शादी ब्याह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में 22-24 करोड़ आबादी है, सबके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उन पे फोकस करें, और वो फैमिलीज़ जो हैं वो आपके पास आती हैं थैलेसीमिया सेंटर्स में। महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मरीज़ आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। उनके साथ दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। वो अपॉर्चुनिटी अवेल की जाए, उनकी फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की स्क्रीनिंग की जाए, उसमें जिनमें थैलेसीमिया की जीन है उनको फिर जेनेटिक काउंसलिंग की जाए, और उसके बाद फिर उसके बावजूद भी अगर वो आपस में फैमिली में शादियां हो रही हैं तो फिर भी उनकी वो की जाए और प्रिवेंट की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी यूज़ किया वर्ड के जेनेटिकली उनको अवेयर किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। जी, सो वो काउंसलिंग क्या होगी, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसमें? उसमें यह है कि उनको पहले तो बताया जाए कि अगर शादी में, कपल में, दोनों में थैलेसीमिया की जीन मौजूद है, या किसी एक में? अगर एक में मौजूद है फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि फिर तो थैलेसीमिया ज़्यादा माइनर होगा, और थैलेसीमिया माइनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और मैं भी थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं और हमें पता भी ओके, ना ये हो। हम पूछेंगे आगे चल के। मगर दोनों कपल में, दोनों पार्टनर्स में अगर थैलेसीमिया की जीन है तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश हो। ठीक। और अगर ऐसा होता भी है, ठीक है, तो पहला ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, पहले 3 माह, तो उसमें प्रीनेटल डायग्नोसिस की जा सकती है और फिर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सर माइनर ये इसके जो है प्रीनेटल टेस्टिंग का सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं, वो हमारे अस्पतालों में कई जगह ये अवेलेबल है फैसिलिटी, और उसके बाद जो सैंपल होता है उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट से उसे कंफर्म किया जा सकता है कि इसमें थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं ज़्यादा बढ़ाई जाए। एक तो जेनेटिक काउंसलिंग की जाए अफेक्टेड फैमिलीज़ में, उसके बाद ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीनेटल टेस्टिंग की, और उसके बाद दोबारा जेनेटिक काउंसलिंग की। वो काउंसलिंग के साथ साथ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। सर थैलेसीमिया माइनर और एनीमिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीमिया का मतलब है कि डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम है। क्या वो थैलेसीमिया माइनर में भी होता है? नहीं, थोड़ा बहुत होता है मगर कोई ख़ास नहीं। मगर एनीमिया जो है वो बहुत सारी उसकी वजूहात होती है। आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, थैलेसीमिया हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, खून ज़ाया हो जाए उससे एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया तो एक ब्रॉड टर्म है। जो थैलेसीमिया मेजर है वो एक बाकायदा बीमारी है जिसमें एनीमिया होता है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे अच्छा, थैलेसीमिया माइनर में अगर लेट सपोज एक इंसान को नहीं पता कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, क्या उसका लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है? क्या उसको बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं? उसका कोई सिम्टम होता है? कुछ भी नहीं होता। जो थैलेसीमिया माइनर है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैं इसीलिए पूछने लगा था, आपने क्योंकि कहा था कि हो सकता है कि आपको और मुझे भी थैलेसीमिया माइनर हो। जी, तो ये क्या इतना इजी और इतना बहुत कॉमन है पाकिस्तान में।
उसमें उसका कुछ तो सिम्टम्स होंगे ना सर? कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये सिम्टोमेटिक तो फिर ये थैलेसीमिया है क्या, माइनर है माइनर क्यों? है क्या बेसिकली? माइनर का मतलब है कि थैलेसीमिया की जीन आप में मौजूद है, और अगर आपके पार्टनर में भी थैलेसीमिया की जीन मौजूद है तो फिर जो प्रेगनेंसीज होंगी, जैसे मैंने कहा, वो मेजर होंगी। 25% चांस है हर प्रेगनेंसी में कि थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश हो और जाए। थैलेसीमिया को चेक करने के लिए कोई टेस्ट ऐसा जो करवाया जाता है जी, कि माइनर लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं उसके, और उससे पता लग सकता है। कुछ सिंपल टेस्ट हैं, ब्लड के जो कंप्लीट पिक्चर कहते हैं, वो आप करा लें, सीबीसी टेस्ट, उससे आपको शक पड़ सकता है कि ये शायद वो डिस्टर्ब्ड आएगा टेस्ट, उसमें एनीमिया आएगा और कुछ और भी फीचर्स आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह है कि हम लोगों ने जिक्र किया कि माइनर टू मेजर का शिफ्ट, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मदर एंड फादर दोनों हों माइनर के केसेस, और देन 25% चांस है हर प्रेगनेंसी में। लेकिन एक जिसकी फैमिली में जेनेटिकली कुछ भी ऐसा नहीं है, वो ओनली चाइल्ड जो है, वो हो सकता है माइनर का या मेजर का केस? नहीं, अगर पेरेंट्स में से किसी को भी नहीं है तो नहीं होगा, फिर नहीं हो सकता। कोई दूसरा जरिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इस किस्म के कुछ नहीं, केसेस? नहीं, ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मरूसी बीमारी है। मतलब ख़ानदान में अगर है तो फिर ही ये होगा। और ये हमारे इम्यून acquired नहीं हो सिस्टम से थैलेसीमिया माइनर का क्या ताल्लुक है? क्या थैलेसीमिया माइनर इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को? सकता। नहीं, थैलेसीमिया मेजर आपको है तो है, माइनर का कोई फर्क नहीं पड़ता हो? माइनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इफ के आप किसी की तरफ रिश्ता लेकर गए, आपकी शादी होने लगी, आपने पहले टेस्ट करवाए हैं एंड कोई भी एक निकल आता है मेजर का केस, तो मेजर की लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल थैलेसीमिया नहीं है? नहीं, नहीं, अगर थैलेसीमिया मेजर किसी को है, हाँ। और वो शादी की एज पे पहुंच गया है, तो उस वक्त तक तो उसे पता चल गया होगा कि थैलेसीमिया क्योंकि मेजर है। ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत क्योंकि आप इतना सर्वाइव नहीं कर सकते बगैर डायग्नोसिस या बगैर ट्रांसफ्यूजन्स और ट्रीटमेंट के। और फिर तो लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो जनरेशन चलेगी उसमें मुंतकिल होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ हैं जिनकी शादियां हुई हैं, और अगर उनके पार्टनर को नहीं है थैलेसीमिया माइनर, तो फिर तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होगा, ना थैलेसीमिया क्या माइनर होगा। थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है? थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट नहीं होता। ठीक, वो दे सकता है ब्लड, तो थैलेसीमिया माइनर वो एक नॉर्मल आदमी है। जी, नॉर्मल आदमी है। Okay. और ब्लड डोनेशन देने से पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट भी नहीं होता है। ठीक हो गया। मतलब फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, फिर हम माइनर को इवन डिस्कस भी क्यों करते हैं? नहीं, नहीं, थैलेसीमिया मेजर है तो नहीं, है। नहीं, थैलेसीमिया माइनर से ही, दो थैलेसीमिया माइनर से ही एक थैलेसीमिया major case मेजर आता है। तो 2 माइनस मेक्स इट प्लस। minus इन 25% ऑफ द केसेस। ओके डॉक्टर साहब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान में है कि हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही या खून अतिया करने में हमारी कौम बहुत आगे है, नो डाउट। ये हम लोग देखते हैं हादसात में और इस किस्म के केसेस में देखा जाए तो है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आप वाला पॉइंट है, बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि आप वैसे बुलाते रहें तो नहीं आते हैं लोग। अब खून के इस सारे मामले में किन किन चीज़ों की हमें एहतियात रखनी है? पहली चीज़ तो ये कि क्या आपसे कोई आपके ऑफिस में आके, आपके स्कूल कॉलेज में आके बोलता है कि हम ब्लड कैंप लगा रहे हैं, तो आप बगैर कुछ चेक किए बस जाके ब्लड दे दें, या कुछ चीज़ें आपने भी चेक करनी है ब्लड देते हुए? जी, आप ब्लड सेफ्टी के बारे में बुनियादी तौर पे सवाल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया था 2010 में, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम के नाम से, और उस प्रोग्राम का पायनियर मैं ही था। वंडरफुल। ये हुकूमत पाकिस्तान का वजारत सेहत का प्रोजेक्ट था, और ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट रहा। जर्मन गवर्नमेंट की फंडिंग के और सपोर्ट भी हमें इसमें शामिल थी। इसके ज़रिए हमने पूरे मुल्क में एक जाल फैलाया है बहुत अच्छे मॉडर्न रीजनल ब्लड सेंटर्स का, और वो सेंटर्स जो हैं अब फंक्शनल हो गए हैं, और वहाँ पे और भी ब्लड बैंकिंग का काम हो रहा है। उसके साथ साथ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को भी प्रमोट किया जाता है, और वहाँ पे जो ब्लड डोनेशंस कलेक्ट की जाती हैं इन सेंटर्स में और मोबाइल कैंप्स में, इन सेंटर्स के ज़रिए वहाँ पे बहुत म्यारी काम हो रहा है। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे और भी म्यारी ब्लड बैंक्स हैं, तो वहाँ पे अच्छी कैंपिंग की और डोनेशन की। मतलब ये तो कैंप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होगा, या जिनके बारे में लोग बात करते होंगे कि फलाना ब्लड कैंप बहुत अच्छा है।
लेकिन अब आप कई दफ़ा, अगेन मेरा वही वाला सवाल कि हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आते थे और अभी भी आते हैं बहुत सारे ऐसी प्राइवेट हैं फर्म्स जो आती हैं, और इवन ऑफिस के साथ भी आपके ऑफिस जो है ना वो करता है जॉइंट कोलैबोरेशन में, तो वहाँ पर क्या आपको देना चाहिए ब्लड? जी ज़रूर देना चाहिए। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल तरीके से वो ब्लड कलेक्शन हो रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, तो ज़रूर देना चाहिए। मगर सिर्फ एक दफ़ा ब्लड डोनेशन देने से काम नहीं बनता है। जब तक आप रेगुलर वॉलंटरी डोनर नहीं बनते तो निज़ाम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड बैंक के बाद आपको डोनेट करना चाहिए। हर 2-3 महीने के बाद आप सर, दे सकते दो हैं। चीज़ें बता दें। एक तो ये कि क्या हमारे ब्लड ग्रुप से भी कोई ताल्लुक होता है थैलेसीमिया के जीन का, कि वो मौजूद है या नहीं, किसी खास ब्लड ग्रुप में पाया जाता है? दूसरा ये कि अगर थैलेसीमिया मेजर है किसी को, किस एज में सामने आएगा और लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट होगा? देखिए, कोई ब्लड ग्रुप से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हर ब्लड ग्रुप किसी को के भी हो केसेस सकता मौजूद होते हैं, मगर ये बहुत शुरू में ही चंद महीनों में 1-8 साल के अंदर अंदर ये इसके चंद माह अलामात के बच्चे को सिम्टम्स आ जी जाते हैं, आने किसको? शुरू हो जाती हैं। और इसका जो इलाज है, आइडियल जो क्योर है वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, मगर उसके लिए मरीज़ की फ़िटनेस ज़रूरी होती है। वो बहुत कम मरीज़ होते हैं जो फिट होते हैं, और फिर महंगा भी बहुत है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस एज में होता है अगर इनिशियली डायग्नोज हो गया? अगर वेल मैनेज्ड है तो फिर ज़्यादा एज में भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर मरीज़ जो हैं हमारे वो नहीं अफोर्ड कर पाते या It's very पाकिस्तान में चल रहे हैं expensive. सर? जी अब हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तान में कई सेंटर्स में होता है, मगर जो कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हर 3-4 हफ्ते बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती सर है। इसका प्रोसेस क्या होता है वैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का? इसमें ये है कि आपकी जो It's very कैसे easy. मैच- किस सुनने में तरह? खौफनाक लगता है, बट no, इट्स no, no, इजी no, कंपैरेटिवली। it's not easy. Please It's a major Complex. complex procedure. एक ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है। इसमें आपकी जो ओरिजिनल बोन मैरो होती है उसको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया जाता है मुख्तलिफ मराइल के ज़रिए, Eradicate medical- किया जाता है जी, पूरे तरीके और से। फिर डोनर मैरो जो है वो आपके तो सर ये donor नीडल के marrow- थ्रू नहीं होता, जी। वेन के अंदर नीडल्स लगा के, मतलब वो काटने वाला ऑपरेट नहीं होता? नहीं, ये उस तरह का ऑपरेशन हाँ, नहीं है, that's what I मगर mean. जी, मगर फिर भी ये जो पूरा मरहला है इट्स अ ये, कॉम्प्लेक्स फॉर डॉक्टर्स। जी जी जी, और इसके सक्सेस रेट भी वेरी करता है सेंटर टू सेंटर, मगर ये फैसिलिटी और ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान में। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले आपने सेंटर का सक्सेस रेट भी देखना है। ऑब्वियसली नहीं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हमारे सेंटर्स जो हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, वो अच्छे सेंटर्स हैं, अच्छा मेयारी काम हो रहा है, मगर जैसे मैंने कहा हर मरीज़ जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता इसको गो थ्रू करने में। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब थैलेसीमिया में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही चल रही है, और अल्लाह करे कि हम लोग बढ़ चढ़ कर ब्लड दें ताकि उनकी ज़िंदगी चलती जाए। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ हम लोग आते हैं। कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, जो बिल्कुल ओके हैं इस केस के लिए, और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनकी वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? मैं इससे पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा था उसको क्लैरिफाई करता हूँ Please. कि सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काम नहीं चलता है जी। आप जब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे होते हैं उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जिस्म में फौलाद की तादाद बढ़ जाती है, यस। उसको निकालना होता है। अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट है, लिवर है और दूसरे ग्लैंड्स हैं, उसमें जमा हो जाती है और उसके फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये आयरन निकालते कैसे हैं आप लोग? उसके लिए फिर किलेशन मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, और उनकी अलग एक मसला है कंप्लायंस का। मरीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अवेलेबिलिटी का उसका इशू है, उसकी क्वालिटी का इशू है। इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान ड्रैप को ये हिदायत दे कि ये मेडिसिन जो है ये पाकिस्तान में बने। ओके। इस वक्त जो है ये बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, ज़ाहिर महंगी है, और फिर 100% स्मगल भी होती import है, और फिर उसकी क्वालिटी जो है कोल्ड चेन वगैरह, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, सस्ती होगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी मरीज़ों की, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हर्डल क्या है, अभी तक क्यों नहीं हुई? कोई हर्डल नहीं है। हम बहुत एडवांस्ड किस्म की मेडिसिन पाकिस्तान में बनती बन हैं, रही हैं। ये भी बन सकती है, कोई वजह नहीं कि ना बने।
तो डॉक्टर साहब अब हम शिफ्ट करते हैं बोन मैरो वाले केस के ऊपर। तो बोन मैरो केस में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं और कौन से मरीज बिल्कुल फिट हैं, गुड टू गो हैं? देखिए, एक तो ये होता है कि इनके, जैसे मैंने कहा कि आयरन ओवरलोड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना हो उनमें। फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अगर म्यारी ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई हैं तो इन्फेक्शंस हो सकती हैं इन मरीज़ों को, हेपेटाइटिस बी, सी या इवन HIV भी हो सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जनरल कंडीशन उनकी ठीक होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो उनकी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि इनकी ग्रोथ स्टंटेड है, कंप्लेक्शन इनका ग्रे है, लुक्स टॉक्सिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वेल मैनेज्ड पेशेंट्स नहीं हैं। इसके मुकाबले में बाहर के मुल्कों में जो थैलेसीमिया के मेजर के मरीज़ होते हैं वो पता भी नहीं चलता कि वो मरीज़ हैं, और वो 50-60 साल की उम्र मेजर के साथ लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है एक आदमी का, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है अगर वेल मैनेज्ड हो? देखिए, कुछ साल पहले तक, 10, 20, 25 साल पहले तक पूरी दुनिया में थैलेसीमिया को चाइल्डहुड फेटल डिजीज़ के तौर पे तस्वर किया जाता था। क्योंकि बचपन में ही वो नहीं, उनका काम ज़्यादा चल पाता था और वो सर्वाइव नहीं करते थे। मगर अब जो है अच्छे क्वालिटी ट्रांसफ्यूजन्स और क्वालिटी किलेशन थेरेपी और बाकी सब चीज़ों की वजह से ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर रिक्वायरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के तौर पे कैटेगराइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, उस तरह के मरीज़ों अगर वो वेल मैनेज्ड हैं तो नॉर्मल लाइफ स्पैन अपना गुजारते हैं। तो बाहर के मुल्कों में थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ अच्छे मैनेज होते हैं और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारते हैं और प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी ज़्यादातर आपके जो मरीज़ हैं 50,000 के करीब मरीज़ होंगे थैलेसीमिया मेजर के पाकिस्तान में। ज़्यादातर इनमें जो हैं वो यंग पेशेंट्स हैं और वो 15-20 साल के एज ब्रैकेट में हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाते क्योंकि उनको ट्रांसफ्यूजन और किलेशन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सही तरह से ये मरीज़ के अंदर क्या खून पैदा करने की सलाहियत नहीं होती? जी, वो इफेक्ट होती है। वो जो रेड सेल्स का ये डिसऑर्डर है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं सही तरह से बन रहा होता है। इसी वजह से आपको नॉर्मल लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूज तो हमारे ये जो बोन मैरो है इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये करती क्या है? लाइक बोन मैरो से ब्लड बनता है। ओके। खून की फैक्ट्री है, आप समझें। ठीक है। तो वहाँ से ये बनता है और प्रॉब्लम उसमें रेड सेल्स भी होते हैं, वाइट सेल्स भी होते हैं, और वो फिर प्लाज्मा में सस्पेंडेड इट्स लाइक अ जनरेटर प्रोसेस जो जनरेट करता है ब्लड को। जी, और इसमें से जो रेड सेल्स है उसमें ये डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया में। अच्छा, अगर किसी को एनीमिया हो और जैसे आपने कहा कि आयरन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, अब ये डिफरेंट डेफिशिएंसीज हैं, ब्लड तो मौजूद है, क्या ऐसा इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है जो इस तरह की मेडिकेशन पे हो, उन डेफिशिएंसीज को पूरा कर रहा हो? नहीं, जो ब्लड डोनर को खुद भी पहले से एनीमिया है तो वो तो नहीं डोनेट कर सकता। ब्लड डोनेशन का एक क्राइटेरिया होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, आपका वज़न 60 kg होना चाहिए, और जनरल फिटनेस और वो बाकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा शख्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकता जिसको ब्लड डोनेशन से जिसकी अपनी सेहत पे कोई मनफी असर हो, तो उसको नहीं डोनेट और करना थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनकी हो रही होती है। खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में अगर उनका ब्लड लॉस होता है, क्या उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? और अगर किसी की लेट्स सपोज के उसी मंथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है और दरम्यान में कोई हादसा हो गया, तो उस सूरत में क्या होता है? देखिए, थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ अगर वेल मैनेज्ड है तो फिर तो उसकी हीमोग्लोबिन अच्छी मेंटेन की हुई होगी, 12-13 ग्राम से ज़्यादा होगी। उसका ब्लड लॉस अगर होता है तो वो उसी तरह से है जैसे किसी भी सेहतमंद शख्स का ब्लड लॉस हो, उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके, एंड आई होप आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। बहुत अहम दिन है, इसके ऊपर आप लोग भी जाएं, रिसर्च करें। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें।
रुकनी आइन साज कमेटी में 3 खवातीन भी शामिल थीं, यानी कुल खवातीन मेंबरान असम्बली का निस्फ आइन पाकिस्तान की तश्कील में शामिल था। जेनिफर मूसा काजी, बलूचिस्तान से मेंबर मुंतखब होने वाली जेनिफर मूसा काजी आयरलैंड में 1917 में पैदा हुई। तहरीक आज़ादी के नामवर रहनुमा काजी ईसा के भाई काजी मूसा से शादी के बाद जेनिफर मूसा काजी कहलाने लगीं। आइनसाज कमेटी के मेंबर की हैसियत से उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी ज़िंदगी में इनकी भरपूर शमूलियत की वकालत की। इसके अलावा उन्होंने सूबा बलूचिस्तान के आइनी हकूक़ पर भी जानदार मौक़िफ़ अपनाया। जेनिफर मूसा काजी ने अपने खाविंद की वफ़ात के बाद पशीन के लोगों की तालीमी और समाजी तरक्की के लिए गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। फलाफा कहाँ है? थैले में सब और थैला कहाँ है? थैला ये है। मम्मी जकूब ने कहा था कि अपने साथ शनाख्ती कार्ड हमरा जरूर लाना। रख लिया। तेरी माँ क्या कहती है मुझे? दीवाना है तुम। ये लोग जो ख्वाब अपने बेटों के लिए देखते हैं, वही ख्वाब मैं अपनी बेटी के लिए देखता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम टॉपिक हमारा, क्योंकि हज के लिए बहुत से लोगों ने तैयारियां कर रखी थी, उन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी थी, फिर जिनकी एप्लीकेशंस अप्रूव हो गई, जिनको इस बार नसीब हो रहा है अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए जाना, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। उन लोगों के लिए तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इस पर हमने पहले भी प्रोग्राम किया। कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जो आपके माइंड में है कि ये मुश्किल दरपेश आ सकती है, इसका हल क्या होना चाहिए, फिर मनासिक हज की अदायगी किस तरह से होनी चाहिए। जो लोग यहाँ से अपना माइंड बना चुके हैं, भी जाने में ज़ाहिर वक्त होगा, फ्लाइट ऑपरेशन अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद से प्रॉपर जो वो मराहल होते हैं वो शुरू होंगे, लेकिन वजारत मजहबी उमूर किस तरह से काम कर रही है उसके लिए बुकलेट मौजूद है, वो भी आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में देखा था। कोशिश करेंगे कि उस बुकलेट के अंदर जो है वो आपको ज़बानी भी बता सके, और ख़वातीन के हवाले से स्पेशली जो रिजर्वेशन होती है ख़वातीन की जाते हुए, सामान ले जाते हुए, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, बेशक आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, तो हुज्जाज कराम की खिदमत करना भी एक बेहतरीन अजर है, और इसमें पेश है वजारत मजहबी उमूर और उनके साथ मौजूद तमाम ही उनके अरकान। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं शोबा रिसर्च से, इनका ताल्लुक़ है वजारत मजहबी उमूर से, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोहतरमा आशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल रऊफ़ मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हज की फ़र्जियत और उसकी अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिए। हाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत अहम मौजू पे आपने आज डिस्कशन का मौका दिया। यकीनन हज बैतुल्लाह ये एक ऐसा फ़रीज़ा है कि जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में शामिल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। उनमें से सबसे पहले तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, रोज़ा, ज़कात और उसमें हज भी शामिल है। कुरान करीम की आयत मुबारक है सूरह आले इमरान आयत नंबर 97, उसमें इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज ज़रूरी करार दिया गया है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर पहुँचने की इस्तिताअत और ताकत रखते हैं। तो गोया मालूम ये हुआ कि जो हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत रखता है, माली एतबार से, जिस्मानी सेहत के एतबार से कोई रुकावट नहीं है, तो उसे लाजमी तौर पर बैतुल्लाह का हज करना चाहिए। अगर हम अहादीस मुबारका को देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार ऐसी रिवायात
अहादीस हमें मिलती हैं जो हज बैतुल्लाह की फ़र्जियत और इसकी अहमियत के ऊपर दलालत करती है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में हिजरत के बाद जो है वो 10वें साल आप सन 9 हिजरी के इख्तिताम पर हज बैतुल्लाह की सआदत आपने हासिल की और आपके साथ बेशुमार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने भी हज बैतुल्लाह किया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी हज बैतुल्लाह करता है और उस हज के दौरान किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता, गुनाह से बचते हुए उसके आदाब की रियायत करते हुए हज करता है, तो गोया हज के बाद वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसी दिन उसकी माँ ने उसको जना। बहुत बहुत तो ये कैसी खुशकिस्मती है। नो डाउट वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, न्यूज़ ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी हज से मुताल्लिक, क्योंकि 20 दिन रह गए। 28 मई से हज ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, हज फ्लाइट्स का आगाज़ हो जाएगा और ख़वातीन के लिए कैसी तैयारी हो, मैंने कहा था इस पर भी बात करेंगे। आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, ख़वातीन जो हज के लिए तैयारी कर चुकी हैं, जिनके वीज़ाज़ कन्फर्म हो गए हैं कि वो जा रही हैं, उनको डूज़ एंड डोंट्स पहले तो उनके लिए बता दें, जाने से पहले क्या होने चाहिए। सही, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन रखी। वज़ारत मज़हबी अमूर का हमेशा से ये कंसर्न रहा है और हमेशा से उसका फोकस रहा है कि हम ख़वातीन को, तमाम हुज्जाज को, स्पेशली ख़वातीन को हज पे जाने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करें और आगाही जो है उनको दी जाए कि उन्होंने वहाँ पर जाके ट्रैवल करना है। अक्सर हुज्जाज ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मली लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं हज के लिए, और ख़वातीन के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब वो ट्रैवल कर रही होती हैं और सारा एक हज का एक अपना फरीज़ा जो है उसकी एक मुशक्क़त का भी डेफिनेटली बोझ होता है सर पे, और फिर ये कि आपको क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, क्या होगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी परेशानियां जो होती है वो उनके सर पे सवार होती है डेफिनेटली। तो उसके लिए हमारे पास एक जो हम तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो ये है कि ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बुकलेट्स जो है मुहैया की जाती हैं, और साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना उम्मीद है कि मौसर होगा ख़वातीन के लिए। तो मैं ख़वातीन को ये बताती चलूँ कि सबसे अहम जो चीज़ है जो उन्हें यहाँ से जाते हुए करनी है वो ये है कि वो अपना सामान जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट रखें, बहुत ही अच्छे से उसको पैक करें, अपनी ज़रूरत का सामान रखें, बहुत ज़्यादा सामान ना लेकर जाएं, और ऐसा सामान रखें जो वहाँ पर उनको जो इंतहाई ज़रूरत का सामान है वो अपने साथ रखें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से उन्होंने जाना होता है, वहाँ पे शॉपिंग भी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो जो लगेज की हैंडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार भी उनको कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि सामान को कॉम्पैक्ट रखें। दूसरा बहुत अहम है कि अपने सतर का ख्याल रखें, चूँकि हज का फरीज़ा ऐसा है कि उसमें आप अगर आप एक बार जा रहे हैं और अगर आप बार बार नहीं जा सकते, इस्तात नहीं रखते, तो डेफिनेटली आपकी कोशिश होती है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे अदा कर पाएँ और बेहतरीन अंदाज में अदा कर पाएँ। तो ख़वातीन के लिए अपने सतर का ख्याल रखना और ख़वातीन के लिए उन तमाम पाबंदियों का ख्याल रखना कि जो एहराम के बाद उन पर लागू होती हैं, और वहाँ पर रहते हुए एक पाक जगह पर और ऐसी जगह पर उन तमाम नाज़ेबा गुफ्तगू से और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना कि जो उनके हज पे असरअंदाज हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ इंतज़ामी तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो ख़वातीन अपने साथ बच्चे लेकर जा रही होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों की खुराक का ख्याल रखें, और वहाँ पर घूमने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो इंतज़ामी तौर पे मिनिस्ट्री की तरफ से उनको लॉकेट्स दिए जाते हैं, उनको ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं या कोई और आइडेंटिकल कोई चीज़ दी जाती है, वो अपने पास रखें। मोबाइल्स का इस्तेमाल उन्हें आता हो प्रॉपरली, मैप्स का इस्तेमाल उन्हें आता हो, ये ज़रा सीख लें, लर्न करें, और यहाँ से पहले तैयारी करके जाएँ। हज पे जाने से पहले आप इंतज़ामी तौर पे भी और मनासिक के हवाले से भी, शरई लिहाज से भी आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएँ, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ, एयरपोर्ट की चीज़ों को स्टडी करके जाएँ, वहाँ पे जो मसाइल है उनको स्टडी करके जाएँ, ताकि आप हद्दुल इम्कान इनकन्वीनियंस से बच सकें और हद्दुल इम्कान अच्छे तरीके से वहाँ पे अदा करके आप पाकिस्तान के वक़ार का भी ख्याल रखते हुए आप थके ना, इसलिए आप पहले से वॉक का भी सिलसिला जो है वो अपनी डेली रूटीन में शामिल करें 1 महीना पहले, कि एटलीस्ट आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना सामने आए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकली अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हज एक बहरहाल हज की एक मुशक्क़त है, वो आपको फेस करनी है। आप ये देखें कि हम जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में हम जा रहे होते हैं, कोई भी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम अपने बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें अपने लगेज का ख्याल कैसे रखना है, हमें वहाँ पे जाते हुए किन एथिकल वैल्यूज़ का ख्याल करना है, ट्रैवलिंग एथिक्स क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल। इसी तरह हज पे भी सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमें अपने आप को कैसे इनकन्वीनियंस से बचाना है और मसाइल का शिकार होने से बचाना है।
डेफिनेटली एज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो उसमें बहुत अहम है कि आप एम्बेसडर के तौर पे बाहर जा रहे हैं और अपने कंट्री की भी एक नाम और इज़्ज़त को पेश करें। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि तवाफ़ ज़ियारत की अहमियत और उसके मसाइल के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ एहराम के जो मसाइल हैं, क्योंकि उम्रे पे तो आप यहाँ से जब जाते हुए हैं तो एयरपोर्ट से ही, लेकिन एहराम हज के लिए कहाँ से आपने करना है और उसकी क्या पाबंदी है, क्या अहकामात हैं? जी देखिए, हज के लिए एहराम तो यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादातर जो लोग जाते हैं उनका ये होता है कि वो जाते साथ ही पहले उम्रा करते हैं। तो यहाँ से तो आपने उम्रे का एहराम बांधना है, जिसको हमारी इस्तिलाह में या फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हज तमत्तो कहा जाता है। यानी यहाँ से उम्रे की नीयत करनी है, यहाँ से हज की नीयत नहीं करनी, उम्रे की नीयत करते हुए एहराम बांधना है। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं चूँकि, तो एयरपोर्ट से बांधना अच्छी बात है, घर से भी बांध सकते हैं। यानी वहाँ पर जाने से पहले आपने एहराम यहाँ बांधना है और उम्रे की नीयत करनी है, और वहाँ पहुँचकर उम्रा अदा करके आप हलाल हो जाएंगे, आम कपड़े पहन लेंगे। और फिर जब हज के अय्याम आएंगे, यानी 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, तो 8 ज़िलहज्जा को या भी इंतज़ामी तौर पर 7 ज़िलहज्जा को वहाँ एहराम बांधना होता है हज की नीयत से। तो ये जो नीयत हमने करनी है, यहाँ से उम्रे की करनी है, वहाँ जाकर हज की नीयत करनी। दूसरे नंबर पर जो तवाफ़ ज़ियारत के हवाले से आपने पूछा है, तो तवाफ़ ज़ियारत हज का रुकन है, हज के फ़राइज़ में शामिल है। बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हज के फ़राइज़ में शामिल हैं। उनमें से सबसे पहले एहराम है। एहराम की नीयत आपने करनी है, अनसिले कपड़े, और फिर एहराम की जो पाबंदियां हैं उनका मैं तज़किरा करता हूँ, उनका ख्याल रखना है। नंबर 2 ये है कि वकूफ़ अरफ़ा, यानी 9 ज़िलहज्जा को अरफ़ात के मैदान में ज़वाल के बाद से लेकर अगले दिन यानी 10 ज़िलहज्जा की फजर तक का वक्त होता है। इस वक्त के दौरान अरफा के मैदान में, अरफात के मैदान में वकूफ़ करना, ये हज का रुकन आज़म है। इसके बगैर हज नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर फिर तवाफ़ ज़ियारत है, जो आपने 10 ज़िलहज्जा को करना है, और अगर उसमें ऑप्शन होता है 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, अफजल 10 ज़िलहज्जा को है। तो ये 3 जो है वो बुनियादी तौर पर फ़राइज़ है। अब अगर हम एहराम की बात करें, तो एहराम की पाबंदियों में जिस तरह उम्रे के अंदर एहराम की पाबंदियाँ होती हैं कि आपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, खुशबू नहीं लगानी, नाखन नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, और इसी तरह जो है वो जो मियाँ बीवी हैं वो अपने बाहमी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। तो ये सारी एहराम की पाबंदियाँ हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इनकी रियायत नहीं की जाएगी तो बसा औकात दम वाजिब होता है। दम का मतलब ये है कि पूरा एक बकरा हरम में आपने ज़िबा करना है, या ऊँट गाय है तो उसमें 7वां हिस्सा आपने वहाँ हरम के अंदर देना है। इस बात पे दोबारा फोकस करने की ज़रूरत है कि नाखून और बाल ये काटना, ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, खुशबू ना लगाना, क्योंकि ये जितने परफ्यूम्स और जितनी अतर आम हो चुके हैं, लोग इस चीज़ की नहीं कर रहे। बिल्कुल, इसमें एक नुक्ता ये भी पेश नज़र रखना चाहिए कि आम तौर पे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जहाज़ में या मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे या होटल्स में भी वो खुशबू वाले साबन होते हैं, उसमें उसके इस्तेमाल में भी एहतियात नहीं की जाती। हालांकि उस साबन का इस्तेमाल या इस तरह का खुशबूदार कोई तेल है, कोई लोशन है, कोई शैम्पू है, उसका इस्तेमाल भी वो ममनू है, तो उसमें एहतियात करें। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आयशा साहिबा, ख़वातीन की रोज़ा रसूल पर हाज़िरी किस तरह से हो, फिर खाना काबा में या मस्जिद नबवी में ख़वातीन किस तरह बाजमात नमाज में शामिल हों? अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन जो है वो बाजमात नमाज का जो तरीका है वो पहले सीखें। उनको ये ज़रूरी है कि वहाँ पे बाजमात नमाज के लिए बाकायदा उनको पता हो कि वो अगर दूसरी रकत में आ रही हैं तो उनको कैसे नमाज़ पढ़नी है, तीसरी में पहुँच रही हैं। अगर वो जुमे का जो तरीका है, जुमे की नमाज़ पढ़ने का ख़वातीन की भी बहुत ख्वाहिश होती है कि वो हरम में अदा करें, तो उनको जुमे की नमाज़ का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इमीडिएटली ये होता है कि हरम में नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, उनको नमाज जनाजा का तरीका आता हो। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, नहीं तो आप आराम से निकल के जा सकते हैं बाहर। ये बहुत ज़रूरी कि पहले से इसको सीख के जाए ख़वातीन, और उसके लिए शरई मसाइल हैं, हमारी बुक्स में भी अवेलेबल हैं, और अपने तौर पे भी आप लोग जो उलमा फ़ुक़हा हैं उनसे आप ले सकते हैं गाइडेंस, और वो आप सीख के जाएं। जहाँ तक हरम की नमाज में पहुँचने की बात है, तो उनका एक टाइम स्लॉट होता है कि वो नमाज से कुछ मिनट कबल, 15 मिनट कबल, वो तमाम जो कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं, हरम का जो एरिया होता है, फिर वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। उसके लिए ख़वातीन को टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे मैनेज करती हैं वहाँ से वहाँ तक, अपनी रिहाइश से हरम तक पहुँचना। जहाँ तक बात है कि ख़वातीन की, जैसे मौलाना साहब भी कह रहे थे एहराम, तो एहराम के हवाले से मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि ख़वातीन को वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से ये ख़ास हिदायत दी गई हैं कि चूँकि सतर का मामला है और एहराम में सतर
कवर करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप कहें कि वाजिब है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसा लिबास पहनें या ऐसा अबाया पहन लें कि जो आपको मुकम्मल कवर कर रहा हो। ये हमारी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस में शामिल है कि कोशिश करें कि अबाया और स्कार्फ जो है वो आप वेयर करें, अदरवाइज़ ऐसी चादर जो कि आपको मुकम्मल कवर कर रही हो। और ख़वातीन की जो रोज़े रसूल पे हाज़िरी है उसमें ये बड़ी क्लियर करने की ज़रूरत है, बहुत ही वाज़ेह तौर पे उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पे रियाजुल जन्ना में जब ख़वातीन जाती हैं तो अब जो इंतज़ाम है, पहले एक मुख्तलिफ इंतज़ाम था, अब जो है वो ऐप के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे मर्द हज़रात की होगी, नुसुक ऐप है जिसको वो ख़ुद डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल्स में, लेकिन हमने अभी चूँकि नई स्टार्ट हुई है ऐप और उसकी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे मसाइल का भी सामना है हुज्जाज को, तो हमारी तरफ से ये इंतज़ामी तौर पर ये हिदायत दी गई हैं वहाँ पे जो मुआवनीन होंगे उनको कि वो काउंटर्स लगाए जाएंगे, वहाँ पे काउंटर्स पे 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और फिर उनको रियाजुल जन्ना का जो है विजिट कराया जाएगा, वो तब वहाँ जा सकेंगे उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और रजिस्ट्रेशन की तहत जो है वो स्लिप भी उनको एक जारी की जाएगी जिसपे वो 50 लोगों का ग्रुप उस टाइम पे जाके रियाजुल जन्ना जो है ना रोज़े रसूल पे हाज़िरी दे सकता है। यही तरीका ख़वातीन के लिए भी होगा। अलामा साहब ये फरमाइएगा कि हज एक मुश्किल है, तो इस मुशक्क़त और इस मुश्किल में कैसे सब्र का दामन जो है वो हाथ में रखना है, क्योंकि बहुत से लोग बिछड़ भी जाते हैं और अगर बिछड़ भी जाएं तो उसमें भी क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना से अगर हमें कोई दुआ मिलती हो। जी देखिए, हज बुनियादी तौर पर एक मुशक्क़त वाली इबादत है। यही वजह है कि हज की जो नीयत है उस नीयत के अल्फाज और दुआ जो है वो यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह मैं आपके लिए हज की नीयत करता हूँ, इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। यही दुआ तवाफ़ के मौके पे भी सिखाई गई, साई के मौके पे भी सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साय फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। यानी हर मौके पर आसानी की दुआ सिखाई गई। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि हज में लाजमी तौर पर मुशक्क़त आएगी। लेकिन अब आप देखिए कि आज से 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जिस दौर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस वक्त मुशक्क़त का क्या आलम होगा। अब तो बहुत सारी सहूलियात हैं और फैसिलिटीज़ हैं, तो अब तो बहुत आसान हो गया। लेकिन जहाज़ पे जाते हैं तब तो काफ़िले जाया करते थे। जी बिल्कुल, पैदल मुशक्क़त थी और फिर वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं पानी के, बाकी हर तरह की, और अब एयर कंडीशन का भी वहाँ पे मिना में भी है और अरफात में भी है, मुज़दलिफ़ा में भी है, तो अब तो बहुत सारी सहूलियात हैं। तो हज नाम ही मुशक्क़त वाली इबादत का है और यही वजह है कि कुरान करीम की जो आयत है जिसमें हज का जिक्र किया गया, फरमाया फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाल फ़िल हज, कि जिसको हज करना हो तो उस हज के अंदर उसने जंग जिदाल से, लड़ाई झगड़े से और इसी तरह फोश गोई से और इस तरह की चीज़ों से इज्तिनाब करना है। वजह यह है कि वहाँ पर इंतज़ार की सोबत से आदमी को गुजरना पड़ता है, बसा का ट्रैफिक में बंदा फंस जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हर मरहले पर सब्र का दामन आदमी को पकड़ना पड़ता है। इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ाहट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो आदमी लाजमी तौर पर दूसरों से झगड़ता है। तो जगह जगह ये बात बताई गई, ये हदायत दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया कि हज मबरूर वो है, मकबूल और हज वो है जिसमें जंगो जिदाल और इस तरह की लड़ाई झगड़े, फोश गोई और इस तरह की चीज़ों से और चीज़ आप डाल दें, क्योंकि हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट ही चल रहे हैं, कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए जिस किस्म की धक्कम पेल कर रहे होते हैं वहाँ पर, और हर तवाफ़ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका एक चक्कर मुकम्मल होने पे आप जाएं और करके। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, हजर अस्वद को बोसा देना या हतीम में नमाज पढ़ना ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ये नफल है और किसी मुसलमान को ईज़ा पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना ये हराम है। तो अगर किसी हराम के इर्तिकाब के लिए आप जो है वो नफल को करते हैं तो ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। उसके लिए उसका मुतबादल रखा गया है कि इस्तिलाम करें, हजर अस्वद का इस्तिलाम करें और दूसरों को अज़ियत तकलीफ़ से और अपने आप को भी ज़ाहिर है कि वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि जो कमज़ोर, बीमार या ऐसे लोग हों उनकी जान के जाने का ख़तरा होता है। तो जान की हिफाजत ये तो फ़रीज़ा है इब्तिदाई,
तो इसलिए हजर अस्वद को बोसा देने या हतीम में नमाज पढ़ने या ऐसे रश वाले मकामात, ख़ास तौर पर जो शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, रमी जमरात, उस मौके पर भी दूसरों की रियायत रखते हुए दूसरों के, और फिर उसमें वायलेशन बसा औकात लोग करते हैं, उल्टे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये तमाम जो रश वाले मकामात हैं वहाँ पर उसूल व ज़वाबित को और दूसरों की राहत को मद्देनज़र रखा जाए तो इंशाअल्लाह ये इबादत अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल होगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया मैम। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे हज के हवाले से, ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पर आगाही पहुँच जाए। अल्लाह पाक आप तमाम का हज भी कबूल फरमाए और उस पाक दर की ज़ियारत और वहाँ पर जाना हर किसी को नसीब फरमाए, आमीन। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ फ्रेंड। नाजरीन, नौजवान जो कि मुल्क की बेशतर आबादी का हिस्सा है, अब नौजवानों को किस तरह से, हम हमेशा बात करते हैं ना कि उनके पोटेंशियल को यूज़ किया जाए। अब नौजवान बर्डन है या इन्वेस्टमेंट है, वो मतलब इसको या सरमाया है, इसको हमने डिफाइन करना है। एक चीज़ जिसको आप बोझ समझते हैं, अगर आप उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स होती हैं, कोशिश करेंगे कि ये भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि भाई जो चीज़ आपने लाइबिलिटी बना ली, बर्डन बना लिया, अब आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा कैसे उठाना है। और फिर स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आजकल स्किल मैनेजमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस किया जाता है। नौजवान जितने स्किल्ड होंगे उतने फ्रूटफुल होंगे, ना सिर्फ मुल्क कौम की तरक्की के लिए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा होगा और हर नौजवान अपना रोज़गार का ज़रिया बनाने की सलाहियत रखता होगा। ये सब कैसे होगा, ये कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ज़रा सोशल स्ट्रक्चर को हमारे बड़ा बेहतरीन समझते हैं, नौजवानों को भी समझते हैं और हमारे माशरे को भी, और कैसे ये ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं, कैसे हमारे नौजवानों को ये कौम के मामार जो हैं, ठीक है, इनको वो कलीदी किरदार इनका कैसे हो सकता है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तस्दीक गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। तसद्दुक गिलानी साहब, माजरत, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो गिलानी साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया कि नौजवान सरमाया हैं या नौजवान बोझ हैं, अगर देखें उनकी सलाहियतों की तरफ और जो पाकिस्तान का नाम रोशन किए जा रहे हैं हर वॉक ऑफ लाइफ में, वहाँ पर देख के लगता है कि क्या कमाल का सरमाया है। लेकिन शाम के वक्त अगर आप जाके होटल्स पे देखें और शाम के वक्त अगर आप वैसे बाहर निकल के देखें तो इतना नौजवान है, इतना नौजवान है, माशाल्लाह से खुशी भी होनी चाहिए कि 60% की आबादी हमारे नौजवानों की है, लेकिन वो हर वक्त बैठे हुए बेचारे रो रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
बेसिकली वो कहते हैं ना कि जहाँ बहुत एनर्जी होती है ना, बहुत पावर होती है, वहाँ पे उसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं आपको ना तरतीब से अगर लेके चलूँ तो हमारे जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तो मेरे जो प्रमोटी सीनियर कोलीग होते हैं ना, वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि कि सर आपसे ना एक चीज़ पूछनी है। बड़ा यंग सा ठीक है, ओके। मैं हैरान भी हुआ, वो सीजनड पर्सन। तो मैंने कहा पूछें हुक्म। तो उन्होंने कहा सर वो मेरा बेटा है और वो जो है ना उसको जहाँ जाता है उसे पैसे मिलते हैं। ओके। अच्छा, तो वो उसके ज़हन में था कि खुदा न खास्ता, कहते हम डर गए हैं, खुदा न खास्ता ये ना हो कि कहीं कोई जो हमारे यहाँ माफ़ुकुल फितरत एक है, थॉट प्रोसेस है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब जाहिर है फिर किसी और से जिक्र भी नहीं कर सकते। तो मैंने उसे कहा, उस वक्त मैं किताबें में तो पढ़ता था, लेकिन मैं कहा यार इस बारे में ना मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इसको आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने फिर हमारे एक बड़े सीनियर कोलीग से जिनसे हम किताबें चुरा के पढ़ा करते थे, उनसे ले के पढ़ा करते थे, तो उनसे फिर मैंने डिस्कस किया। अच्छा, फिर हमने ना थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन दिनों में अशफाक अहमद साहब का एक बड़ा अच्छा ड्रामा भी आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं ना, जब आप क्वेरी डालते हैं बन रहा था इस इकोसिस्टम में, क्वेरी डालते हैं ना तो उसके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो कुछ अरसे में समझ आया और फिर पता चला कि यूरोप में ना बड़ी रिसर्च हुई थी उन दिनों में उस पर। मैंने कहा ये जो टीन एज होती है ना, इसमें इंतहा की तवानाई होती है इंसान या नौजवान के अंदर या लड़कपन में उस लड़के या लड़की के अंदर, और वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत होता है। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो लोग जितनी तवज्जो से और जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करके सोचते हैं ना, आप यकीन करें कि उनको वो चीज़ दिखने लगती है। अच्छा, ये रिसर्च है बाकायदा, अब तो बहुत आगे चली गई। और नौजवान इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है कि वो बाज़ औक़ात आपको भी अपने ट्रांस में ले लेता है। हिप्नोटिज्म को आप समझते हैं। और वो हो सकता है वो आपको भी दिखने लगे। अच्छा, इस पॉइंट से चलते चलते वो समझ आई कि वाकई वो, फिर उसको समझाया हमने कि यार ये इस तरह का हो सकता है, वो पैसे हो सकता है पैसे ना हो, वो एक ट्रांस हो। और कहने का मकसद ये कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल एक हमारे पास एक एनर्जी, एक ख़जाना मौजूद है। जैसे आप देखें सैलाब आता है ना, सैलाब आता है और अगर बंद ना बांधे हों तो तबाही, तो गाँव के गाँव, शहरों के शहर उड़ा के ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका हल क्या है? बंद बांधना, डायरेक्शन देनी होती है उसको, डायरेक्शन देना। वंडरफुल, ठीक है, उसको चैनलाइज। लेकिन सर आज के नौजवान को हम क्या चैनलाइज करेंगे? उसका सारा टाइम सोशल मीडिया पे गुजरता है, मोबाइल पे गुजरता है, इंटरनेट पे गुजरता है। नोबडी हैज़ टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। कुछ नौजवान अच्छे हैं जो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। कुछ नौजवान अच्छे, और ज़्यादातर टाइम जो है वो नहीं निकाल पाते। वो बुक स्टडी के लिए नहीं टाइम निकालते, खेल कूद के लिए, अपनी कोई स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं निकालते। बस ये मोबाइल डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी को बांध के रखती है। हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है, देखें ना, जैसे मैंने कहा सैलाब, तो सैलाब में इसलिए कहता हूँ कि हमारा मुल्क ना इस वक्त दुनिया का 6ठे नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और उसमें आप यकीन करें 2/3 ऑफ दैट वो यूथ है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह आबादी होगी, आपके पास इतना पोटेंशियल, इतना बड़ा ख़जाना पड़ा है, वो सैलाब की सूरत में जब जाएगा तो बिल्कुल आप उसे वहाँ भी देखेंगे जहाँ आपने देखा है, हाँ, और आप उसे वहाँ भी देखेंगे जहाँ आपने नहीं देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी हमारी यूथ है माशाल्लाह जो इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ जो वहाँ पे उनकी लेबर बहुत महंगी है, वो आप देखें तो माशाल्लाह यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उनसे करवाते हैं। बहुत सारी जो कॉल सेंटर्स हैं इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, इंडिया से इवन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हमने कोई पॉलिसी अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं, जिस तरह हमारा सैलाब हर साल आता है ना, सब बहा के ले जाता है, तो हमारे साल कहते हैं कि अब हम कुछ करेंगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। जैसे ही हमसे मुश्किल टलती है ना एज अ नेशन, हम फिर सुकून में आ जाते हैं। इसी तरह जब खुदा ना खास्ता जब नौजवान किसी कोई मुश्किल पैदा कर देते हैं और हम उनको मिसलीड भी करते हैं, हमारे यहाँ लीडरशिप की भी कमी है। अब नौजवान को आप साइंस में लगाएं, टेक्नोलॉजी में लगाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाएं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाएं, मेरा ख्याल, और ये होगा, मतलब इट मे टेक ईयर्स, बट ये होगा, होता चला जा रहा है। पॉइंट ये है
कि गवर्नमेंट की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। वो स्लोगन्स आते हैं लेकिन क्या वाकई वो इनफ हैं? गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा वसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन वसाइल को अगर सही डायरेक्शन में ख़र्च करना हम शुरू कर दें तो एक तो मेरा ख्याल ये एरिया, और दूसरा हम अपने घरों के अंदर देखें, मैं सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डालता, हमारे माशरे के अंदर, हमारे घर के अंदर, वहाँ भी तो हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे आपने कहा, हम भी तो छोटा सा बच्चा होता है ना, तंग करता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसे कहते हैं बस हमें तंग ना करना। अब वो लगा रहता है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। अब वो जिस चीज़ पे उंगली मारेगा वो चल पड़ेगी, ठीक है ना। अब पता नहीं वो क्या चला है, क्या नहीं चला। इससे एक और नुकसान हुआ, मेरे घर में भाई के बच्चे हैं, उनको टीवी पे कार्टून लगा के देखो, वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है उन बच्चों के पास। वो डिवाइस पे इसलिए देखना चाहते हैं कि एक क्लिक पे है उनकी मर्जी की चीज़, वो अपनी मर्जी की चीज़ को क्लिक करना चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वो चले। इससे बेसब्री भी पैदा होती है बच्चों में। एग्जैक्टली पॉइंट पे ही है ना कि आप किसी के हाथ में कंट्रोल दे देंगे और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करेंगे, उसे गाइड भी नहीं करेंगे, आप बस वक्त ही नहीं है, तबाही का सबब तो फिर तो वो बहता चला जाएगा ना जहाँ भी जाए। डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं घरों में भी हमें ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है। पहले ये होता था लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, कहीं ना कहीं बच्चों को कोई ना कोई देखने वाला होता था। अब हमें शौक भी चढ़ गया ना कि हम अपने अपने इंडिपेंडेंट घरों में। तो मतलब आपके ख्याल से कि पिछली जनरेशन जो थी वो उनकी तरबियत या उनकी डायरेक्शन ठीक थी? अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि पिछली की ठीक थी और अब गलत है। होता ये है कि एक उस वक्त भी अच्छे और बुरे थे, और अब भी अच्छे बुरे हैं। हिस्ट्री में देखें, अच्छे और बुरे तो हर जगह होते हैं। सिर्फ ये है कि इस वक्त के तकाजे मुख्तलिफ हैं, इस वक्त के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब बुरा हो। लेकिन सर इस वक्त कंपटीशन भी ज़्यादा है ना? कंपटीशन पहले भी था, पहले वसाइल कम होते थे, अब वसाइल को हासिल करने के लिए कंपटीशन होता है ना। आज का दौर हमसे क्या चाहता है? अच्छा, आज का दौर हमसे ये चाहता है, देखें किसी भी दौर में ना हर कौम की, हर घर की, हर माशरे की एक स्ट्रैटेजी होती है कि मेरे पास जो वसाइल हैं मैं इनको कहाँ इस्तेमाल करूँ। अच्छा, आपके पास सबसे बड़ा वसीला यूथ है, ठीक है, आपके बच्चे हैं। अगर इनकी तरफ तवज्जो नहीं है और सिर्फ वसाइल को हम सिर्फ पैसा समझते हैं तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन की जरूरत है। हम लोग गलत समझते हैं। सबसे बड़ी हमारी मता, हमारा ट्रायर वो है ही हमारी यूथ, हमारे बच्चे। जैसे हम कहते हैं ना कि आप सियाने क्या कहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच के बच्चों की तालीम पे लगा देते हैं। बनाते भी इसलिए हैं कि शायद कल एजुकेशन में मसला ना हो। तो होना ये चाहिए, प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी जो प्रायोरिटी होगी वैसे ही होगा। अब कुदरत जो है ना वो आपकी गुमान को देखती है। अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ बेहतर करना है तो यकीन, जैसे मैंने कहा ना, आप क्वेरी फेंकेंगे जवाब आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आप नीयत डालते हैं तो ये कुदरत वो आपको गुमान के मुताबिक देती है। तो हम सबको अपनी नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये स्वीट होम के जमरुल खान साहब से एक दफ़ा बैठे बात कर रहे थे, तो उनका एदी साहब से मैंने पूछा कि यार ये इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, मैं भी कुछ थोड़ा ऐसा करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? कहते उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी नीयत ठीक कर लो। ये खुदा की कसम हम नहीं करते, ये करने वाला कोई और है। हमने सिर्फ एक रास्ते पे चल पड़ना, उस रास्ते में खुद ब खुद आपको रास्ते मिलते रहते हैं, आपके लिए वसाइल बनते रहते हैं। अच्छा सर, नौजवानों को जो डायरेक्शन देने की आप बात कर रहे हैं ना, हम तो इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये समझते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन हर इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में ये समझते हैं कि पैसा कितना आएगा। ठीक है, तरक्की करना पैसा है। अच्छा, बेसिकली ना इसी चीज़, अच्छी बात है ना, आज हम बात कर रहे हैं कुछ, चलो लाखों नहीं तो सैकड़ों तो सुनेंगे, उनमें से कुछ 2 4 10 अगर उनमें से कुछ 2 4 लफ्ज़ समझ जाएं तो यही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने कहा ना, हमारा एक ही स्कोरिंग कार्ड है और वो है पैसा। हमारा ये स्कोरिंग कार्ड नहीं है कि जो इंसान है उसकी कामयाबी क्या है, उसकी कामयाबी ये है कि वो यूज़फुल है कि नहीं इस माशरे के लिए, इस घर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए। तो यूज़फुलनेस जरूरी है। दूसरा ये है कि वो क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इंसान को बड़ा प्लान करके बनाया है। अब आपका और मेरा कोई प्लान है, हमें समझ नहीं आ रहा, ये अलग बात है, लेकिन जिस प्लान के लिए अल्लाह ने बनाया है उसको हम समझने की कोशिश तो करें। बड़ा आसान है कि मैं देखूँ मुझे क्या करना आता है, जैसे मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलना आता है, तो वाई नॉट कि मैं इसको किसी डायरेक्शन में लगाऊँ। इसी तरह हर शख्स को हमने ये समझाने की कोशिश करनी है कि आप देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसको आप सर उससे क्या होगा, आप स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, आप उस डायरेक्शन में जाएं। फॉर एग्जांपल, आपको मैथ अच्छा समझ आता है, होता है ना, किसी को लैंग्वेज अच्छी समझ आती है, लेकिन तसद्दुक सब कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। अब सारी गेम ऑफ सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं कि हमने स्किल सीख ली, सब
अल्टीमेट गोल तो पैसा है, पैसे होंगे तो बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, पैसे होंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, एसी चल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, तो फिर तो आपको लगता है कि कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। अच्छा, बेसिकली ना होता ही है कि अगर आप सिर्फ इसलिए मेहनत करें कि मुझे पैसा, इज्जत और शोहरत मिल जाए, तो मैं अक्सर कहता हूँ, शायद पहले भी बात हुई होगी, कि अगर इस डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे ना, तो हो सकता है जो पैसा आपको मिले वो आपके लिए सूदमंद ना हो, जो शोहरत मिले आपको वो शायद वो नेक नामी ना हो, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली, दुआ करनी चाहिए मकबूलियत की। हम ये कहते हैं कि आपको ये बाय प्रोडक्ट है, इसने आना ही आना है। आपने करना ये है कि जो आपके पास मेन स्कोप है उसको एक्सेलेंट कर दें, ठीक है। ये चीज़ें खुद आनी है आपको। फॉर एग्जांपल कहीं सैलरी मिलनी है, इंसेंटिव्स मिलने हैं, वो मिलने कब है? जब अपने काम में एक्सेलेंट होंगे। तो आप ये मत सोचें मुझे पैसा कमाना है। अच्छा, दूसरा, गरीब रहना कोई किसी ने नहीं सिखाएगा आप गरीब रहें। अच्छा, आम तौर पे देखा यह गया है कि जो लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं ना, वो आम तौर पे उस गुर्बत के उससे निकल नहीं पाते। जो पॉजिटिव आदमी होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने स्कोप में मेहनत करके अपने आप एक्सेलेंस पे काम करता है, और फिर ये मैंने कहा बाय प्रोडक्ट है, ये मिलता रहता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि अमीर ना हुआ जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि सिर्फ अमीर होने के लिए ये ना किया जाए। आप जो आपको आता है उसकी बेस्ट डिलीवरी करें और ख़ुद ब खुद ये चीज़ें आपको मिलती, लेकिन आपकी तवज्जो इस पे ना हो। बड़ा मुश्किल काम है, आपकी तवज्जो इस पे ना हो। जिस दिन आपकी तवज्जो इस पे हुई, ये आपके लिए खैर के बजाय शर बन जाएगा। ज़रूरियात इतनी है कि इस कम वक्त पैसे से नजरें हटती नहीं, इंसान की उम्मीद ही नहीं टूटती। देखें, ज़रूरियात तो अब देखें ना, कभी एक दौर था कि हम साइकिल पे चले जाते थे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं था। आज हम दूसरे की गाड़ी, अशफाक अहमद कहते हैं ना, कहते हैं वो किसी की चमकती हुई काली कार देखते थे तो हम तालियां बजाते थे। आज देखते हैं तो कहते हैं मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये चेंज आ गई ना। अब आपके अंदर खुशी कहाँ है? वो मैं अक्सर सोचता हूँ कि खुशी जो है ना, खुशी कहीं बाहर नहीं होती, खुशी आपके अंदर होती है। अब आप कहें जी मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। खुशी एक सफ़र है जो आपके साथ साथ चलता है। हो सकता है जब आपके पास गाड़ी और बंगला आ जाए, आपको सर, ये जो खुशी वाला टॉपिक है ना, इस पे इंशाल्लाह हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आज हमने ज़रा इसको ओपनली डिस्कस किया जनरल, लेकिन इसको हम डेफिनेटली ना इसको ज़रा सब कैटेगराइज करके डिस्कस करेंगे ताकि बेहतर समझ आए। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ। रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो था उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आपकी मुलाकात बहुत ही ख़ास मेहमान से कराएंगे, बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सोहेल ज़िया भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लाहौर से 2008 में उन्होंने रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, इलेक्शन लड़कर जीते थे वो, और उन सियासी कारकुनों में शामिल हैं जिन्होंने अच्छे बुरे हर तरह के दिनों में अपनी जमात का साथ दिया, अपनी जमात के साथ डट के खड़े रहे। और एक वफादार सियासी कारकुन की निशानी यही होती है कि हालात कैसे भी हों, अपनी जमात को, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को कभी वो छोड़ते नहीं हैं। वाह। तो आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है इनका, जिस तरीके से सलमा बता चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और एवरी डे एनी डे डेमोक्रेसी पे हमारा भी यकीन होना चाहिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर सोहेल ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से हैं आप? जी बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्ट साहब माशाल्लाह सलामत रहें। ये बताइएगा कि सियासत जो है इसने ओवरऑल ज़िंदगी में, अगर मैं एक आपसे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ, अगर आपसे कोई मशवरा लेने आए कि सियासत में मैंने जाना है, तो आप उसको मशवरा देंगे या ये कहेंगे कि मुश्किल काम है, एक दफ़ा जो है ना वो अपनी बेल्ट शेल्ट कस के अगर आना है और पीछे कश्तियाँ जला के आना है तो ही आओ सियासत में? देखिए जी, सियासतदान भी दो मुख्तलिफ इकसाम के हैं। एक तो कमर्शियल सियासतदान है और मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, मगर जो एक नॉर्मल सियासतदान है या सियासी घरानों से या उनकी दूसरी या तीसरी जो है
वो पुश्त इस काम में है। तो मेरे ख्याल से मैंने भी बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि मैं सियासत वैसे छोड़ दूं जो कि ओहदों की या दूसरी चीज़ों की है, मगर सियासत छुटती नहीं। लोगों का प्यार, अपने इलाके के लोगों का प्यार, ये एक बहुत बड़ी दवा भी है और इसके जो है वो कुछ नेगेटिव पहलू भी है, मगर ये एक बहुत बड़ा काम है कि आप जो है आवाम की जो है वो तकलीफ़ों को और उनकी जो आजमाइशें हैं उनको आप उनमें रह के जो है वो दूर करते हैं जितनी आपकी कोशिश है। मगर उसके अलावा जो है वो अब हमें जो अपने जो है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, इसमें भी कुछ चेंजेस बहुत जो है वो बड़ी लेकर आनी पड़ेगी ताकि लोगों के बारे में जो हुक्मरान या उनके जिनको इलेक्टेड नुमाइंदों को जो इख्तियार मिलता है उसको वो इम्प्लीमेंट जो है वो उस तरीके से कर सके। ये एक इसमें मोहब्बत भी है और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और उसका जो है वो दवाएं मोहब्बत और प्यार जो लोगों से मिलता है उसका जो है वो कोई नेमुल बदल नहीं जी। बिल्कुल, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है उमर साहब। और वंस आप सियासत में एंटर हो गए, सियासत हो, सहाफत हो, आप जाहिर है उस रंग में ढल जाते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब, दरीना रफाकत है आपकी उनके साथ, वैसे तो बहुत सी खूबी है नवाज शरीफ साहब में, मैं चाहती हूँ आप वो खूबी बताएं जो आपके नज़दीक आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। देखिए जी, एक तो उनकी तहम्मुल है और वो तहम्मुल जो है वो शख्सियत से लेके और जो अदब और एहतराम वो अगले बंदे को देते हैं। मैंने आज तक, मियाँ साहब से मेरी अजीज़दारी पे, मैंने आज तक उन्हें किसी भी किस्म के शख्स को हकारत से बात करते हुए नहीं देखा। और अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद मेरा किसी बंदे के बारे में बायस होगा कि ये क्या बोल रहा है, मगर वो हर बंदे की बात को जो है वो ध्यान और तवज्जो से जो है वो सुनते हैं। और दूसरा, मैंने उनमें सखावत और लोगों की मदद और पोशीदा, यानी कि एक हाथ से मदद करना और दूसरे हाथ को ख़बर ना होना, और जहाँ तक उन्हें एज अ बेटा भी जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा बेटा अल्लाह पाक हर माँ बाप को दे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी माँ और बाप दोनों की खिदमत की है, अगर उनको एज अ भाई देखा जाए तो उनका कोई नेमुल बदल नहीं एज अ बाप। और मैंने, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जैसा बेहतरीन शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जी। नहीं, नो डाउट, आपकी बिल्कुल बात जो है, बट साहब वो एज ए सियासतदान, उन्होंने एज ए सियासतदान, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर्व किया और नो डाउट उनकी बहुत जो है वो है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत अरसा हो गया आपको भी सियासत में, तो पहले की सियासत और अब की सियासत में क्या तब्दीली आप देखते हैं? जी, ये जो एक कल्ट की जो पॉलिटिक्स है, जो इमरान खान ने जो नफ़रत के बीज बोए हैं और जिस तरीके से हमारी जो नौजवानों की जहनीत का शराजा वो बिखेरे हैं, वो मैं लफ्ज़ फितना तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मगर वो एक नई किस्म की जो है ब्रीड लेकर आ रहे हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार, आप जिस तरह सुन रहे हैं कि मस्जिदों में अब कई इमाम जो हैं, जो PTI की वो उनके अंदर, जिनके अंदर वायरस है, वो तौबा इस्तग़फ़ार पैगम्बरों से और आले नबी से जो है वो इमरान खान साहब का तौबा इस्तग़फ़ार कंपैरिजन कर रहे हैं। हम तो गुनहगार से इंसान है, तो मेरे ख्याल से सियासत को सियासी तौर पे करना चाहिए। और जो बेहूदगी की सियासत इस जमात ने पैदा की है, जो लोगों पे लान तान और क्या कहते हैं एहतराम से हट के किसी के ऊपर कहीं पे भी किसी की पगड़ी उछाल देना, ना औरत की कोई शर्म लिया हयात रही है, ना बंदे के कोई शर्म लिया हयात रही है, वो अदम बर्दाश्त, वो एक्सट्रीमिज़म जो खान साहब और उनकी जमात और उनके पैरोकार पाकिस्तानी सियासत में लाए हैं, उसके दूर रस नताइज होंगे जी। अच्छा उमर साहब, अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंडिया गए, गोवा में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने जिस ठोस और मजबूत अंदाज में दुनिया के सामने रखा और भारत के अंदर बैठ के फिर कश्मीर की बात करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको? देखिए जी, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमारी जमात हो या पीपल पार्टी की जमात हो या काफ लीग में भी नौजवान क़यादत जिस तरीके से आगे आ रही है और वो लोगों के जो इश्यूज़ हैं और बड़ी बहादुरी से, जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा और वहाँ पे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस के अंदर जो है वो जो काम कर रहे हैं,
तो मेरे ख्याल से अब हमारा एजेंडा है, जो PDM का एजेंडा है, वो मुस्तहकम पाकिस्तान है कि हम पाकिस्तान रियासत इसकी इकॉनमी को बचाने के लिए आ गए, हम सियासत करने नहीं आए। और हमारी बारहा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सियासत का मौके और मौके आते रहेंगे। खुददार कौमें जब तक हम फाइनेंशियली जो है वो, एक वक्त ऐसा था कि ये कोई मैं 50, 30, 25 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 2016-17 में 50 अरब डॉलर हमें चाइना ने जो है वो बगैर किसी जो है नादो नखरे के जो है वो पेश किया, और आज हम अरब 1.5 अरब डॉलर के लिए जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये मुमलिकत पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को नवाजा, और अब ये हम लोगों का अशराफिया का काम है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी हो या बाकी मामलात हो, हम इनको पसे पुश रख के इस मुल्क जिसने हमें इज़्ज़त, नाम और सब कुछ दिया है, इसकी खिदमत के लिए बाहर आए। और मेरी ब्यूरोक्रेसी से ये बार बार रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा जो कारोबारी तबका है उसे काम करने दिया जाए, और कारोबारी तबके से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस मुल्क ने आपको बड़ा कुछ दिया है, अब ये आपका जो है ये इस मुश्किल वक्त में आप सनतकारों से रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने जो मार्जिनस है उनको थोड़ा कम करें, और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए हम सबको जो है एज अ कौम पाकिस्तानी बन के आगे आना पड़ेगा जी। सही बात है। भट्ट साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने बड़े मियाँ साहब का जिक्र किया, वरना सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, तो नो डाउट लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। तो दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पंजाब की स्पीड, और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि काश ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास भी होने चाहिए। सो नाउ ही इज सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक। कैसा लग रहा है आपको उनकी लीडरशिप को देखते हुए, उनकी कैबिनेट और उनके डिसीजंस को देखते हुए? और ज़रा ये भी बताइए कि हमने तो उन्हें एज एन पॉलिटिशियन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही देखा, ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं वो? नहीं जी, वो बहुत दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, और अगर आप उनकी पिछली स्कीम्स, और कई बहुत कामयाब हुई, कई नहीं हो सकी, मगर शहबाज शरीफ की सियासत का महवर इस मुल्क का हमेशा पसा हुआ तबका रहा है, गरीब, गुरबा, वो जो पावर्टी लाइन के नीचे या उसके करीब रहते हैं, हमेशा उनका टारगेट मार्केट या उनकी डिलीवरेंस परफॉर्मेंस, चाहे वो दानिश स्कूल का निज़ाम हो कि वो गरीब झुग्गी में रहने वाले मजदूर के बच्चे को मैं वो फैसिलिटीज़ दूं जो एशियन कॉलेज और बाकी आला जो है वो जो 2 पाकिस्तान इमरान खान साहब बना गए हैं, वो शहबाज शरीफ एक पाकिस्तान के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। और कोई भी अजीज़ व कारब, कोई भी जो रिश्तेदार है, उन्होंने कभी उसके ऊपर अगर उसने कोई नाअहली दिखाई है, कोई और चीज़ की है, कोई पार्टी का वर्कर है, उन्होंने हमेशा गरीब सेंटर्ड जो है वो पॉलिसी हमेशा शहबाज शरीफ का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। और जिस रिकॉर्ड तरीके से उन्होंने काम किए, और मेरे ख्याल से वो तो सोते भी नहीं है, 3 से 4 घंटे उनकी जो है वो नींद है। और जितना मेहनती शख्स मैंने शहबाज शरीफ को पाया है, मेरे नहीं ख्याल से मैंने अपनी सियासी हिस्ट्री में इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन और इतनी गरीब का दर्द रखना जो है वो उनके ऊपर कमाल है। और वो अब ये सस्ता आटा की भी जो स्कीम लेकर आए हैं वज़ीर आला पंजाब, देखें ना उनकी सिलेक्शन भी अब देखें। अब ये जो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो इंटरम चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो भी एक नौजवान शख्स हैं, और वो लाहौर की सड़कों में हमें उसी तरह मिलते हैं कि जिस तरह एक आम शहरी जो है वो जिस तरीके से पहले फिरते थे उस तरह मिलते थे। और यहाँ पे मैं ये भी बावर कराऊंगा कि 97 में शहबाज शरीफ साहब वो पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब थे कि जिन्होंने प्रोटोकॉल को उस टाइम ख़त्म किया और अपनी एक आर्मर्ड गाड़ी के ऊपर जो है वो फिरा करते थे। मगर बाद में अब जो सिक्योरिटी हालात है और जो ज़िंदगी एग्जेक्टिव की, उसके अलावा जो है ये अशख़ास जो है किसी शोबदाबाजी में या सरकारी शोशा में बिलीव नहीं करते जी, डिलीवरेंस में बिलीव करते हैं। और डिलीवर हमें करना पड़ेगा इस मुमलिकत पाकिस्तान के लिए। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा उमर साहब, वैसे तो अब पॉलिटिक्स और हमारी लाइफ में इदारों से इतनी भी इन मेरी हो चुकी रिक्वेस्ट है। होगी कि जो हुक्मरानी का काम है वो हुक्मरानों को करने दें। बिल्कुल, हुक्मरानों का काम हुक्मरानों को करना चाहिए। उमर साहब, पॉलिटिक्स को हम अपने ड्राइंग रूम में भी डिस्कस करते हैं, टेलीविजन पे भी दिन रात हमारा इंटरेस्ट होता है, आवाम का इंटरेस्ट बढ़ गया है। क्या आप ज़ाती ज़िंदगी में पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई मशागिल रखते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं आपकी, या सारा टाइम पॉलिटिक्स को देते हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों, दोस्त, अहबाब सबके साथ जो है मुलाकात होती है। ज़ाहिर बात है जब आप हुकूमत में हो और बड़े ओहदे के ऊपर हो, फिर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है
वो मुश्किल हो जाता है। मगर लोगों का प्यार जो है ना वो आपकी तमाम थकावटें जो है ना वो उतार देता है। जब आप किसी मज़दूर के घर जाते हैं चाय पीने, या कोई गरीब सा कारोबारी आदमी आपकी मोहब्बत में 10-15 लोगों को बड़ी मुस्कुराहट से अपनी चादर चार दीवारी से ज़्यादा खर्चा करके आपको बैठाता है, प्यार देता है, तो कई मामलात है। मगर आप भी नौजवान है, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, ये वक्त हमें मुमलिकत पाकिस्तान को बाहर निकालने का है। और ये जो कल्ट फॉलोइंग और ये जो एक अजीब फजूल किस्म की सोच हमारे नौजवानों में डाली जा रही है, तरीक़ को मसख किया जा रहा है, तो जो कारकर्दगी खान साहब दे गए हैं पिछले 3-3.5 साल में, वो पूरी कौम के सामने है। जो झूठे ख्वाब और जिस बंदे की सियासत ही झूठ हो, और इख्तिताम भी जो है वो अल्लाह माफ़ करे इमरान खान साहब का कोई अच्छा नहीं बल्कि सियासी तौर पर बड़ा इबरतनाक होगा। उन्हें भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए। ये मुमलिकत पाकिस्तान के जो हालात है, इसके लिए जो फाइनेंशियल पॉलिसी, इसाक डार जैसा आदमी जो मेहनत कर रहा है, जिसने माजी में भी जो है बड़ा परफॉर्म किया है, मगर जब अदालतें हर दूसरे दिन जो है वो तमस्खुर उड़ाएंगी जमहूरियत का, कवानीन नहीं मानेंगी, पार्लियामेंट नहीं मानेंगी। आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, ही इज बाय हिज कैबिनेट, तो इट गोज द सेम वे फॉर यू। तो मगर मेरे ख्याल से जो तमस्खुर उड़ाया जा रहा है जमहूरियत का, पाकिस्तान की जो है वो सालमियत के साथ जो है वो जो मजाक किया जा रहा है। सही बात है, भट्ट साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और सही आप निशानदही कर रहे हैं तमाम उन चीज़ों की जिसके ऊपर इस वक्त रोशनी डालने की ज़रूरत है। लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के जो भट्ट हैं उनके बारे में ये भी बात मशहूर है कि खाने के बहुत शौकीन हैं और फिर उसके साथ साथ खुद बनाने का भी बड़ा शौक होता है। और फिर हमारे भट्ट ये शान कहलाए जाते हैं हमारी पहलवानों की भी, और एक बहुत बड़ा एक ये स्पेक्ट्रम है यहाँ पर इसका भी। तो मुझे ये बताइएगा, भट्ट कढ़ाई वेरी पॉपुलर। तो सर आपको खाने का शौक है, सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, कुछ मुर्गन ग़िज़ाएं, कुछ ज़रा ये भी बातें अपने बारे में बताएं ना हमें। ज़रा नेशनल टेलीविज़न पे आपका ये भी तो होना चाहिए कि भट्ट साहब के क्या क्या शौक हैं सियासत से हट के। नहीं जी, खाने का भरपूर शौक़ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीरी जो है वो मशहूरी जो है वो खाने पीने के हिसाब से हैं। और वैसे रूटीन वाइज अगर मेरी एंटरटेनमेंट पूछे तो मैं कॉफ़ी जो है वो ज़रूर पीने जाता हूँ। कॉफ़ी पीते हुए मैं जो है वो किताब भी जो है वो उसको पढ़ता हूँ, और अक्सर अपने नौजवानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किताबें पढ़ें, और सबसे बढ़ के आप कुरान पाक पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 रकू पढ़ें, 2 रकू पढ़ें, कुरान को जाने। जो किताब जो बेहतरीन किताब है और जो इंसानों के लिए उतरी है उसे पढ़े, उसे समझे, उसे अपनी डेली लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करे। जिस तरह हमारा दीन कहता है कि इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है, इंसान बेवफा है, तो अपने आप को हमें बेहतर करना चाहिए। और खाने पीने की बातें तो बड़ी करने को दिल कर रहा है, मगर अब जो हालात मुल्की हो चुके हैं तो मैं अक्सर लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं उनको या खामोशी से करें या लोगों का इत्तेसाल ना करें, क्योंकि अब तो जो हालात हो गए हैं कि हैव और हैव नॉट्स का जो फ़र्क है वो भाई बहुत ज़्यादा हो गया। मगर अल्लाह इस कौम पे, इस मुमलिकत पे रहम करे, और जो विजन लेके PDM जो निकली हुई है जिन मसाइल से मुल्क को निकालने के लिए, वो निकल आएगी। सही। अच्छा उमर साहब, हम सब जर्नलिस्ट जब निकल के नाश्ते का सोच रहा हूँ कि देसी करूँ, एक्सपेक्टेशन जाऊँ, या आप जब तक प्लान करेंगे नाश्ता कहाँ पे करना है। एक और बात हम जानना चाहते हैं व्हाट्सएप के, हम सब जब जर्नलिस्ट बनने के लिए भी अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो जाहिर है कुछ प्लान भी रखते हैं। अगर जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे तो कुछ और बन जाएंगे। आपने जिंदगी में कोई प्लान भी रखा कि अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? मैंने आपको पहले बताया कि मैं पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से छोड़ना चाह रहा हूँ। पॉलिटिक्स मेरी जान नहीं छोड़ रही। मैं लाहौर से जब MNA इलेक्ट हुआ था तो मेरे ख्याल से लाहौर की हिस्ट्री में मैं यंगेस्ट तरीन जो है वो मेंबर पार्लियामेंट था। और उसके अलावा कारोबार करता हूँ जी, अपना बिज़नेस करता हूँ। और मगर ये सियासत जो है वो जान छोड़ती नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप एक दफ़ा आ गए तो फिर आप आ गए, मगर लोगों का प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए मुझे किसी ओहदे या किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लोगों में जब मिलता, उठता, बैठता, उनकी खुशी गमी में शामिल होता, और वो उससे ज़्यादा बढ़ के
मेरी खुशी और गमी में जो है वो शामिल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बॉन्ड उनका मेरे दादा मेरे वालिद के साथ चलता आ रहा है और हम उसे बड़ा एंजॉय करते हैं जी। भट्ट साहब सलामत रहें, इसी तरीके से आप मुल्क को सर्व करते रहें, कौम आपसे मोहब्बत करती है, आपकी इसी तरीके से चलती रहे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जब मैं लाहौर आ रहा हूँ तो आपने और मैंने जो है ना साथ कोई मुर्गन ग़िज़ाएँ खानी है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लाहौर में। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरीके से डिफ लाइफ से लोगों को मिलवाने का ये ताल्लुक है हमारा कि आप लोग ये देखें कि कैसे जिस तरीके से पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौम को एक डायरेक्शन दे रहे थे एज पॉलिटिशियन, बट साहब हमें बता रहे थे कि कैसे सही डायरेक्शन बात करना बहुत जरूरी है। उम्मीद देनी चाहिए नौजवानों को, ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि हर जनरेशन के लोगों को। उम्मीद जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को रोशन बना देती है, आपकी कामयाबियाँ आपके और करीब आ जाती हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था आप लोगों को खबरें देने के कि कनाडा ने किस तरीके से पाकिस्तान के लिए वीज़ा प्रोसेस कम किया है, अच्छी खबर। हज में किस तरीके से पाकिस्तानी जा रहे हैं, ठीक है, एक वो अच्छी खबर। फिर उसके बाद इस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर ने एक मोटिवेशन दी। तो कोशिश हमारी यही है कि जितनी भी नेगेटिविटी आसपास उसको एक तरफ रख के वो खाली ग्लास पे फोकस ना करें, भरे हुए ग्लास पे फोकस करें, और यही आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन सबब बन सकता है खुशी की लाइफ का, कि अपने से नीचे वालों को देखें कि कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगी। मुझे, सलमा को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।